हे ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज अदिति और हम पढ़ने वाले हैं ग्रेड 9 बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका वन शॉट रिवीजन। सो डिटेल वीडियोस मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। आज के सेशन के अंदर हम वन शॉट इसको कंप्लीट करने वाले हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं जल्दी से इसको देख लेते हैं। सो आज के सेशन में हम ये देखने वाले हैं, देखिए वो चीज़ बताने से पहले चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उससे अपन क्या समझते हैं? फंडामेंटल यानी कि हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ का बना है? अल्टीमेटली सेल का। तो इस चैप्टर के अंदर जितनी भी बातें होंगी वो किसके इर्द गिर्द होंगी? वो होगी सेल के इर्द गिर्द। सो सबसे पहले हम देखेंगे सेल की डेफिनेशन, सेल की डिस्कवरी, फिर हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, फिर साइटोप्लाज्म का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, देन अपन आएंगे क्या? न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस के बाद मैं सेल ऑर्गेनेल्स भी एक करके बताऊंगी। देन चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है सेल डिवीजन, ठीक है, उसको भी हम इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो वन शॉट क्विक रिवीजन, ज़बरदस्त मज़ा आ जाने वाला है। और इस वीडियो के बाद आई गारंटी यू कि ये चैप्टर आपको जस्ट से क्लियर हो जाएगा और एनसीईआरटी तो आपकी यू रिवाइज हो जाएगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए फटाफट से पढ़ना चालू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला, हम सेल डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेल डेफिनेशन विद दैट एक टॉपिक इससे और इंक्लूडेड है जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल की डेफिनेशन, सेल क्या है? जैसे कि दीवारें अल्टीमेटली ब्रिक की बनी होती हैं, दीवारों की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? जो जुड़ जुड़ के एक बड़ी सी दीवार बना रही है, वो है ब्रिक। ऐसी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? जो जुड़ जुड़ के लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहा है, वो है आपकी सेल। तो सेल क्या है बच्चों? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल से तो अपन समझ सकते हैं कि भैया किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेल का बना हुआ है। फंक्शनल यूनिट से क्या समझते हैं कि भाई जो बेसिक फंक्शन होते हैं ना, लाइफ प्रोसेसेस जिसको अपन बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या जो एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए अपन को चाहिए। जैसे कौन कौन से प्रोसेस हमारे अंदर क्या क्या देखा जाता है बताओ? न्यूट्रिशन देखा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन देखा जाता है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे क्या है? ये लाइफ प्रोसेस है। और ये जो लाइफ प्रोसेस है अल्टीमेटली इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपकी सेल। तो सेल ही वो चीज़ है जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो अल्टीमेटली सेल का बना है। और फंक्शनल यूनिट भी है। इससे अपन ये समझते हैं कि जो बेसिक फंक्शन है दैट आर नीडेड टू मेंटेन द लाइफ, ये आपकी सेल ही मेंटेन करती है, ये आपकी सेल ही परफॉर्म करती है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। इसके साथ माय डियर स्टूडेंट्स ये आपकी बेसिक यूनिट भी है, ये आपकी टाइनी यूनिट भी है, ठीक है। तो बिल्डिंग ब्लॉक भी हम इसको बोलते हैं। विद दैट अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल इज एबल टू कैरी आउट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सारे होते हैं लाइफ प्रोसेसेस। एक एक लाइफ प्रोसेस पढ़ोगे 10th में अच्छी तरीके से, ठीक है। बट मैंने बता दिया, लाइफ प्रोसेस जहां वर्ड आ जाए ना, समझ जाना ऐसे प्रोसेस जो लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं। कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सारे होते हैं एटसेट्रा। अब अपन बात करते हैं क्या कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसी का ही बना हुआ है। बीट बी और प्रोकैरियोट, बीट बी और यूकैरियोट, ठीक है। प्रोकैरियोट से अपन क्या समझते हैं? बैक्टीरिया। यूकैरियोट से अपन क्या समझते हैं बच्चों? प्लांट सेल, एनिमल सेल। अब जो भी है भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखो आप एक बात बताओ, आपने क्या कभी ऐसा सुना है कि इस पेन की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल? नहीं, ये एक लिविंग थिंग है। कोई भी लिविंग थिंग नॉन लिविंग से अलग कैसे है? यही एक डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल है जो फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, उसको लिविंग बना रही है। नॉन लिविंग के अंदर सेल देखने को मिलता है क्या? नहीं भैया, नहीं मिलता। अब मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रही हूँ कि जो हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल का ही बना हुआ है। सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे टाइनी यूनिट होती है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो जैसे कि बैक्टीरिया, चाहे वो यूकैरियोट हो जैसे आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल हो गए। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है तो अल्टीमेटली बना सेल का ही होगा, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो। अब वैसे अगर मैं ऑर्गेनिज्म देखूं तो दो तरीके के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनि मतलब वन, यानी कि यहाँ पे एक सेल होगी जो सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी। जैसे किसके अंदर? अमीबा के अंदर। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ना, और इसके अंदर सारे फंक्शन एक ही सेल परफॉर्म कर रही है। मल्टी सेलुलर क्या है भैया? ग्रुप ऑफ सेल्स आर कंबाइनिंग टुगेदर इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये ग्रुप ऑफ सेल क्या कर रही हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर, अगर आप देखो, सबसे बढ़िया एग्जांपल है समझने का, अपने आप को इमेजिन कर लो, हम हैं भैया ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमारे अंदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। अब हमारे अंदर
कैसे ये सेल्स कंबाइन करके फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं, ये मैं आपको समझाती हूँ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से। अब आप देखो, लेट्स से, ठीक है, ये हम हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसा सा दिखता है हमारे अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम होता है जो डाइजेशन परफॉर्म करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब ह्यूमंस के अंदर। अगर मैं, क्योंकि हाँ मैं अपनी बात कर रही हूँ, हमारी बात कर रही हूँ, ठीक है, हम यानी कि ह्यूमंस, हमारे अंदर क्या पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेशन करवाने का काम करता है, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन समझा रही हूँ, ठीक है। पहले मैंने आपको क्या बोला कि भाई दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनि मतलब वन, जो एक सेल के बने हैं, मल्टी सेलुलर जो एक से ज़्यादा सेल के बने हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक से ज़्यादा सेल कंबाइन कर रही हैं और कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। देखते हैं कैसे। देखो, ये एक ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये क्या है, ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम सबसे पहले स्टेप पे चलें तो देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली किस चीज़ का बना है, सेल का बना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे अंदर एक सेल आई होगी। पता है आपको, जब फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमंस के अंदर, मेल और फीमेल गैमीट कंबाइन करते हैं और क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ये बड़ी क्लास में पढ़ोगे, थोड़ा स्टोरी की तरह सुन लो। जब ये जाइगोट बनता है ना, ये भी पहले यूनिसेलुलर ही होता है, एक ही सेल का होता है। फिर ये सेल्स बाद में डिवाइड करती हैं, ग्रो करती हैं और आपका एक बड़ा सा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो बेसिक यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट सेल ही है। ये सेल एक दूसरे से करती हैं कंबाइन और बनाती है टिश्यू, ठीक है। अब जैसे सेल कंबाइन कर रही हैं, ऐसे ही टिश्यू भी कंबाइन करते हैं। टिश्यू एक दूसरे से कंबाइन करके बनाते हैं ऑर्गन। लेट्स से ये अपना स्टमक है, ठीक है, ये स्टमक है। स्टमक किससे बना होगा, टिश्यू से मिलके बना होगा और ये टिश्यू सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। इससे मैं ये बात बतलाना चाह रही हूँ कि अगर कोई स्टमक है तो स्टमक को बनाने के लिए जो भी टिश्यू यूज़ हो रहे हैं वो सारे के सारे एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ टिश्यू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। ऐसी ऑर्गन एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। देखो, इस ऑर्गन सिस्टम के अंदर आपका स्टमक भी है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, लार्ज इंटेस्टाइन भी है, ये लॉन्ग पाइप जिसको अपन ईसोफेगस कहते हैं वो भी है। फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करके एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। यहाँ पे एक डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है। वेल, कौन कौन सा सिस्टम है हमारे अंदर, एक्सक्रीटरी है, डाइजेस्टिव है, ठीक है, देन रेस्पिरेटरी है। कितने सारे सिस्टम हमारे अंदर पाए जाते हैं और यही सिस्टम कंबाइन करके तो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, द जस्ट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेल है जो सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रुप ऑफ सेल हैं जो एक दूसरे से कंबाइन कर रही हैं, एक दूसरे से कंबाइन कर रही हैं और एक एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। जैसे मैंने बोला, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अल्टीमेटली जो भी ऑर्गन है जो कि एसोसिएटेड है डाइजेस्टिव सिस्टम से, वो क्या कर रहे हैं, डाइजेशन करवा रहे हैं। ऐसे वी हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसकी स्ट्रक्चर यूनिट होती है आपकी किडनीज। किडनी की स्ट्रक्चर यूनिट फर्दर नेफ्रॉन्स होते हैं वैसे तो, खैर जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें किडनीज आती हैं। तो यहाँ पे क्या है, किडनीज भी एक आपका क्या है, एक सिस्टम बना रही है जो कि एक्सक्रीशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ऐसी रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसके अंदर लंग्स आते हैं आपके। तो ये भी क्या है, डिफरेंट सिस्टम है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं और यही सिस्टम क्या करते हैं, कंबाइन करके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो याद रखना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेल सारे काम कर रही है, मगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रुप ऑफ सेल कंबाइन करती हैं और कुछ फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। विद दैट अपन चलते हैं आगे, जो कि है एक नया टॉपिक, दैट इज योर सेल डिस्कवरी। अभी हम एनसीईआरटी के पहले पेज पर ही है, ठीक है। जो भी लाइनें इंक्लूड करी है मैंने यहाँ पे, कोशिश करी है कि आपकी एनसीईआरटी की एक भी लाइन ना छूटे। तो सेल की डिस्कवरी के बारे में देखते हैं। सेल की डिस्कवरी करी थी किसने, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी करी थी 1665 में। वो क्या कर रहे थे, एक दिन बैठ के पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई करते करते उनके दिमाग में आई खुरापात। उन्होंने सोचा, यार ये जो पेड़ है, एक काम करता हूँ, पेड़ की जो बार्क होती है, क्या बोला मैंने, ट्री की बार्क, वो जो वुडी पार्ट होता है ना उसको अपन बार्क बोलते हैं, छाल जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उस छाल में से कुछ निकाला और वो जो कुछ था वो क्या था, वो थी आपकी कॉर्क। कॉर्क कुछ नहीं होता भैया, एक तरीके का परमानेंट टिश्यू होता है। टिश्यू वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ोगे। आप ये इतना समझ लो कि परमानेंट टिश्यू होता है, रिच होता है किसी सब्सटेंस में और उस सब्सटेंस का नाम है आपका सबेरिन। और ये जो कॉर्क होता है ना, ये आपका इम्परवियस होता है गैसेस के और वाटर के। इसका मतलब ये है कि इसका ये जो कॉर्क है, ये गैसेस का और वाटर का पैसेज अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, कोई वाइन की बोतल होती है या काफ़ी सारी चीज़ें आपको मार्केट में मिलती है जिनके ऊपर कॉर्क लगी होती है। क्यों लगाते हैं वो कॉर्क, इसलिए लगाते हैं कि गैसेस पास ना हो,
ठीक है, इसलिए लगाते हैं कि आपका जो वाटर है वो लिक्विड बाहर ना निकल जाए, ठीक है, गैस होती है उसके अंदर, गैस बाहर ना निकल जाए तो कॉर्क लगाई जाती है, ठीक है, बिकॉज दैट इज इम्परवियस टू गैसेज एंड वाटर। तो इन्होंने क्या करा, रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने एग्जामिन करा क्या, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। वो कॉर्क उन्होंने कहाँ से निकाली, ट्री की बार्क से निकाली। अब जब उसको वो एग्जामिन कर रहे थे, अब तुम सोचो कि यार एग्जामिन करा तो करा कैसे, करा एग्जामिन थ्रू अ सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप जो उन्होंने खुद बनाया था। उस टाइम पर हमारे जैसे जो भी अपन माइक्रोस्कोप आज के टाइम पे देखते हैं ना, उस टाइम पे नहीं होते थे। उन्होंने क्या किया, एक अपने आप से बनाया हुआ माइक्रोस्कोप के अंदर ये चीज़ क्या करी, एग्जामिन करी। जब वो एग्जामिन कर रहे थे तो उन्हें कुछ हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखा। हनीकॉम्ब यानी कि ततैया का छत्ता। तो इस तरीके का उनको स्ट्रक्चर विजुलाइज हुआ उसके अंदर, ठीक है, जब वो एग्जामिन करे थे अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के थ्रू। अब ये जो स्ट्रक्चर उन्होंने विजुलाइज करा ना, क्योंकि उन्हें हनीकॉम्ब की तरह दिख रहा था, उन्होंने देखा यार ये जो स्ट्रक्चर है ये तो बड़े ही छोटे 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 कंपार्टमेंट से बना हुआ है, ठीक है, कंपार्टमेंट्स में बोल सकते हो इनको, और आप ये भी बोल सकते हो लिटिल रूम, ठीक है। इन्होंने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है यार ये तो छोटे 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 कंपार्टमेंट्स हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे कमरों की तरह दिख रहा है, और उन्होंने इसी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स का, इसी लिटिल रूम्स का नाम दे दिया सेल्यूला, जिसको आज के टाइम पे अपन बोलते हैं सेल, ठीक है। तो सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में बाय एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। उन्होंने कॉर्क निकाली होगी, ठीक है, एक ग्लास स्लाइड रखी होगी, उसके ऊपर भैया कॉर्क लगाई, ठीक है, उसके ऊपर कवर स्लिप लगाई और उसको एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे रख के देखा, और जब देखा तो उन्हें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा जो कि हनीकॉम्ब की तरह दिख रहा था। और इसका हनीकॉम्ब वाले स्ट्रक्चर के अंदर क्या थे, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, और ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे, ये जो छोटे छोटे कमरे थे, उन्होंने इसका नाम दिया सेल्यूला, जिसको आज के टाइम पे अपन बोलते हैं सेल। तो ऐसे हुई थी सेल की डिस्कवरी। इसी के साथ आपके एक बुक के अंदर एक येलो बॉक्स दे रखा है जिसको मैंने एक टैबुलर फॉर्म में बना रखा है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम है, किस ईयर में उन्होंने क्या डिस्कवरी करी वो भी लिखी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने मैंने बताया 1665 में उन्होंने प्रेजेंस देखी थी किसकी, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क की। अब जो कॉर्क थी ना, यहाँ एक पॉइंट और बताना है, ये जो कॉर्क है ना, ये है आपकी क्या, ये है आपकी डेड सेल्स, ठीक है, मरी हुई सेल्स होती हैं ये, ट्री की जो बार्क में पाई जाती हैं, ये मैंने आपको बताया। और वहाँ काम क्या करती हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती हैं प्लांट को। डेड सेल्स का मतलब ये नहीं कि कुछ काम नहीं कर रही होगी, स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रही है, ठीक है। तो जो रॉबर्ट हुक ने जब एग्जामिनेशन किया था सेल का, वो थी आपकी डेड सेल, ठीक है। अब उसके बाद आए थे आपके कौन से, लुइनहॉक। लुइनहॉक ने क्या करा, 1674 में प्रेजेंस देखी थी लिविंग सेल्स की। इससे पहले डेड सेल्स का एग्जामिनेशन हुआ, और जब ये हुआ तो यार साइंटिस्ट को ना बड़ी खुरापात हो गई, यार हम भी कुछ डिस्कवरी करें, हम भी इससे रिलेटेड कुछ देखें। तो उसके बाद कौन आए बच्चों, लुइनहॉक आए। लुइनहॉक ने 1674 में क्या देखा, लिविंग सेल्स की प्रेजेंस देखी। कहाँ, पॉन्ड वाटर में। ये लिविंग सेल आपकी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इनकी बात हो रही है। तो इन्होंने इन लिविंग सेल्स की प्रेजेंस देखी पॉन्ड वाटर के अंदर। सो दैट लेड टू डिस्कवरी ऑफ वर्ड कि भैया आपकी जीवित सेल्स भी होती हैं, ठीक है। फिर आए थे आपके रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1831 में क्या देखा, न्यूक्लियस को देखा सेल के अंदर। फिर आए थे आपके पुरकिंजी, जिन्होंने 1839 में क्या करा था, एक टर्म कॉइन करी थी, और उस टर्म को अपन बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो होता क्या है भाई, एक सेल होती है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है, बाहर वाले एरिया में लिक्विड पोर्शन को अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। बच्चों ये जो दुनिया है ये आपको आंखों से नहीं दिखती, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। सेल एक ऐसी दुनिया है, दैट इज़ ऑल अबाउट योर विजुअलाइजेशन, थिंकिंग, अच्छा ऐसा होता होगा, हम अल्टीमेटली सेल के बने हैं। जैसा कि मैंने बोला सेल इस तरीके की दिखती है, बीच में न्यूक्लियस होता है, तो जस्ट इमेजिन, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे तो देख नहीं सकते उसको, तो यू हैव टू गो टू अ डिफरेंट वर्ड, थोड़ा सोचो, है ना। बायो इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। तो यहाँ पे बच्चों क्या था, एक सेल थी, अंदर था साइटोप्लाज्म। तो पुरकिंजे आए और उन्होंने एक टर्म दे दी प्रोटोप्लाज्म, पी से भी कनेक्ट कर लो भाई। पुरकिंजे आए और उन्होंने एक पी से टर्म दी जिसका नाम था प्रोटोप्लाज्म। अब बोलोगे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म एक लिक्विड पोर्शन होता है, बीच में होता है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अगर कर दोगे कंबाइन तो बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म। विद दैट कहीं कहीं जगह ये भी लिखा होता है कि ये आपकी सेल मेम्ब्रेन भी इंक्लूड करता है। तो साइटोप्लाज्म,
न्यूक्लियस प्लस योर सेल मेम्ब्रेन इज योर प्रोटोप्लाज्म। फिर आते हैं आपके श्लीडन एंड श्वान। श्लीडन एंड श्वान ने क्या कहा, उन्होंने 1839 और 1838 में दी आपकी सेल थियरी। आता है पेपर में बहुत बार, सेल थियरी किसने दी थी, तो आपके श्लीडन एंड श्वान ने दी थी। उन्होंने बोला कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बी इट बी योर प्लांट, बी इट बी योर एनिमल, सब अल्टीमेटली सेल के ही बने हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो सेल है तो हम हैं, यही एक लिविंग कंपोनेंट है सेल का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और हर कोई ऑर्गेनिज्म किसका बना है, सेल का बना है। फिर आते हैं आपके रुडोल्फ वर्को। इन्होंने 1855 में ये बोला कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हुआ क्या था, जब सेल थियरी दी गई थी ना, तो श्लीडन एंड श्वान ने ये भी बोला कि जो सेल कंबाइन करती है ना, देखो हर कोई ऑर्गेनिज्म सेल का बना है, और अब तक इतना तो ये लोग समझ गए थे कि भैया सेल एक दूसरे से कंबाइन तो करती हैं, तभी लिविंग पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है। इन्होंने बोला जब सेल कंबाइन करती है ना, तो एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है सेल्स का, मतलब कोई सेल कहीं से आ गई, लेट्स से अगर कोई आपका एक ऑर्गन बन रहा है स्टमक, तो कोई सेल कहीं से आई, कोई सेल कहीं से आई, और उसने आके रैंडमली आके कंबाइन करके और आपका कुछ बन गया, ठीक है। बट जो वर्को थे, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला नहीं भैया ऐसे स्पॉन्टेनियसली नहीं आती है, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब एक कोई सेल होगी, वो डिवाइड करेगी, दो बनाएगी, दो सेल बनाएगी, ये दो सेल फिर डिवाइड करेंगे और ये बनाएंगी 4। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि दिस सेल इज अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये सेल दिस इज अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, क्या मैं बोल सकती हूँ। भैया चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज ही नहीं 11th में भी काम आएगा, अच्छे से पढ़ लेना इसको, बेसिक्स 9 से क्लियर होते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि जो रुडोल्फ वर्को थे ये सिर्फ याद करने वाली टेबल है यार, मेमोराइज करने पड़ेंगे थोड़ी टर्म्स, ठीक है। तो अब मुझे लगता है रॉबर्ट हुक और पुरकिंजे तो तुम्हारी मैंने करवाई दी, पी से पी, रॉबर्ट हुक तो सबसे पहले आए थे, श्लीडन एंड श्वान एसएस ने दी थी सेल थियरी। फिर आए थे आपके रुडोल्फ वर्को जिन्होंने ये बोला था कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, एक सेल अपनी पिछली वाली सेल से ही आती है, ठीक है, क्लियर। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब आ गई आपकी एक एनसीईआरटी की ज़बरदस्त इमेज, इसी के साथ होंगे हमारे बहुत सारे नए कंसेप्ट्स भी क्लियर। देखो भाई, कोई सेल ऐसी होती है, ठीक है, जो कि होती है फिक्स से अपन क्या समझते हैं, वो अपना शेप छूप चेंज नहीं करती। और ऐसी कौन सी सेल है, ऐसी आपकी नर्व सेल। अब तुम सोच रहे हो कि यार ये एक नाम कहाँ से आ गया, नर्व सेल क्या होती है। भाई नर्वस सिस्टम जो होता है, ह्यूमंस के अंदर नर्वस सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। ये एक सिस्टम होता है जिसके अंदर आपका दिमाग, दैट इज योर ब्रेन, विद दैट आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ये जो लंबी सी कॉर्ड है जो आपको सपोर्ट दे रही है, ठीक है। इसके बिना भैया रीढ़ की हड्डी जिसको अपन बोलते हैं, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो होता क्या है, ये जो नर्वस सिस्टम होता है इसकी कुछ सेल्स हैं, कोई भी सिस्टम है बना तो सेल का ही होगा ना। तो ऐसी जो नर्वस सिस्टम है इसकी स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्या है मेरे बच्चों, नर्व सेल है। ये जो नर्व सेल होती है ये होती है फिक्स, ये अपना शेप चेंज नहीं करती। मगर जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, लेट्स से और अमीबा अंकल क्या करते हैं, वो अपना शेप चेंज करते रहते हैं। और करते कैसे हैं, इनके पास होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बड़ी ही फ्लेक्सिबल है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, ये क्या करती है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या होता है, बहुत सारे काम करता है अमीबा। जैसे क्या, फूड पार्टिकल इनगल्फ करना, ये अपन आगे देखेंगे, ठीक है, देखेंगे सब देखेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ इतना समझ लो कि कुछ जो सेल्स हैं, एनसीईआरटी की लाइन है, मैं नहीं कह रही हूँ, और ये इमेज भी एनसीईआरटी की है, तो जो भी एनसीईआरटी में लिखा पढ़ना है भाई, कुछ नहीं छोड़ना है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो जो कुछ सेल हैं वो अपना शेप क्या करती हैं, फिक्स रखते हैं, कुछ चेंज करते हैं, जैसे कि अमीबा। अब ये देख लो ज़रा एनसीईआरटी वाली कितनी सारी सेल्स दे रखी हैं यहाँ पे। स्मूथ मसल सेल बॉडी में पाई जाती है, ठीक है, कई सारे रीजन्स में, ठीक है, यूट्रस में पाई जाती है फीमेल्स के, कोई बात नहीं, तुम अपना लोड मत लो, तुम्हें भी देख लो कितनी तरह की होती है। ब्लड सेल्स आरबीसीज, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज। नर्व सेल जो मैंने बताया, ये ऐसी जो लंबी सी सेल है यही होती है नर्व सेल, नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। फैट सेल, एडिपोज टिश्यू, फैट क्या करती है, फैट स्टोर करती है। फिर है बोन सेल, हड्डियों की सेल, ठीक है। देन इज योर ओवम, फीमेल के अंदर पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव गैमीट। फिर आपका स्पर्म, मेल गैमीट, ठीक है। तो भैया ये क्या है, रिप्रोडक्टिव गैमीट्स हैं, मेल और फीमेल के अंदर पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं भैया, सेल्स की वजह से करते हैं, करते हैं, ये सेल होती तो वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर पाते। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है, देखो ह्यूमन बॉडी के अंदर, इवन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, देयर इज़ अ वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जो है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है किसके,
लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या कह रहा है मेरे बच्चों? ये बोल रहा है कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। जैसे कि अपन समझते हैं, जैसे ये समझते हैं कि भाई देखो, जो तुम्हारी लंग्स है हमारे, वो क्या कर रहे हैं? ब्रीदिंग में हेल्प कर रहे हैं। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, सांस लेना छोड़ना, कौन हेल्प कर रहा है? लंग्स कर रहे हैं। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। कोई किसी के फंक्शन में दखलंदाजी नहीं कर रहा। क्या तुमने कभी ऐसा सुना है कि जो लंग्स हैं वो आपको तुम्हारा ब्लड पंप करने लग जाए? ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो हार्ट करता है। ठीक है, तो हर कोई अलग अलग पार्ट है। ऐसा तो नहीं है लंग्स का कभी मूड करा वो एक्सक्रीशन करना चालू कर देगा, नहीं। देखो, हर कोई पार्ट है, अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। जैसे हार्ट इज पंपिंग ब्लड, किडनीज इज डूइंग एक्सक्रीशन। ऐसा नहीं होगा कि कभी कभी जो किडनी है वो आपका ब्लड पंप करने लग जाएगी। अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से ये चीज़ देखी जाती है, और इसी को ही अपन बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। कि कुछ डिवीजन है, कुछ किस चीज़ का, मतलब जैसा कि मैंने बोला पार्ट्स के रिस्पेक्ट में तुमको बताया कि अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और कभी ऐसा नहीं कि कोई किसी में दखलंदाजी कर रहा है। तभी तो ऐसी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी पॉसिबल है अपनी। तभी तो ये आप बोल रहे हो ना कि सेल इज योर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फंक्शन सब सेल ही परफॉर्म कर रही है, बट विद दैट काम सिस्टमैटिक वे में हो। उसके लिए क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर भी देखा जाता है अपने अंदर। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर से अपन क्या समझते हैं कि डिफरेंट पार्ट कुछ डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। दैट वेरी टू योर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सबका जो सिस्टम है वो अपने ह्यूमंस की तरह तो नहीं होता ना। अब ह्यूमंस की अगर अपन बात करते हो, अपने अंदर लंग्स है, ठीक है, तो क्या ऐसा रेस्पिरेटरी सिस्टम फिशेस के अंदर देखा जाता है? उनके पास तो गिल्स होते हैं, हमारे पास गिल्स हैं नहीं है। तो डिफरेंट पार्ट है, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वो चीज़ वेरी करती है। यहाँ मैं समझाना चाह रही हूँ कि देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर ये डिवीजन ऑफ लेबर अपने अंदर नहीं होता ना, तो ये हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती, एक तरीके से समझ लो। ठीक है, यही डिवीजन ऑफ लेबर है, तो काम सिस्टमैटिक वे में हो रहा है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। विद दैट जो सेल होती है, अब देखो चाहे डिवीजन ऑफ लेबर है या कुछ है, कोई भी ऑर्गेन है, अल्टीमेटली क्या कौन बना रहा है इसको? सेल बना रहा है। सेल के अंदर क्या होते हैं? मैंने आपको बताया, बीच में है न्यूक्लियस, बाहर है साइटोप्लाज्म, और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर बच्चों क्या पाया जाता है? ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स बड़ी तरीके के होते हैं। यू हैव योर गोल्गी बॉडी, ठीक है, यू हैव योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, एक एक करके सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, लाइसोसोम होता है। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं। अब यही जो ऑर्गेनेल्स हैं, यही आपके क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं आपकी बेसिक यूनिट, जिसको अपन बोलते हैं सेल। तो सेल किससे बनी है मेरे बच्चों? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जैसे लेट्स टेक एग्जाम्पल के बिना तो बायो अधूरी। माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर ऑफ द सेल। हमें एनर्जी कैसे मिल रही है? एटीपी के थ्रू। एटीपी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। ठीक है, जिसको बायो पसंद है उसको तो बहुत मज़ा आ रहा होगा, है। चलो अब देखो, सेल के अंदर घुसते हैं थोड़ा सा। अभी तक तो अपन ने ये पढ़ लिया कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल का बना है। ठीक है, अब अपन घुसेंगे थोड़ा सेल के अंदर। उतने बीच में तुम ज़रा पॉज करके मुझे ये बताओ कि कितने तरीके की सेल होती हैं? जनरली जो ब्रॉड 2 कैटेगरीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? फटाफट से बताओ, तब तक मैम थोड़ा जल का सेवन कर लें। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं, वो भी अपन कवर करते चलेंगे। चलो अब आते हैं सेल के अंदर, चलते हैं। सेल किस चीज़ की बनी है? मैंने बोला अंदर न्यूक्लियस है, बाहर साइटोप्लाज्म है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, एनिमल सेल की बात हो रही है यहाँ पे। पॉइंट टू नोट, एनिमल सेल की बात हो रही है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल। ठीक है, अब देखो जो ये साइटोप्लाज्म है, इसी के अंदर क्या होते हैं? आपके होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, जितनी भी एक्टिविटी हैं जो सेल के अंदर चल रही होंगी, या फिर सेल कुछ इंटरेक्शन भी करती है एनवायरनमेंट से, वो इन्हीं फीचर्स की वजह से पॉसिबल है। ये लाइन ये बोल रही है, और ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, ये बाहर की सेल है, अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, अंदर सेल ऑर्गेनेल होंगे। बाहर वाली है क्या चीज़? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। देखो मेरे बच्चों, सेल बहुत सारे काम कर रही है। ठीक है, सेल की वजह से एटीपी बन रहा है, वो
स्पेसिफिकली बोलूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारे काम हैं। एक जैसे तुम्हारा ऑर्गेनल होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। विद दैट सेल कुछ एक्सचेंज भी करती है बाहर एनवायरनमेंट से। क्योंकि एक्सचेंज क्यों कर रही है? क्योंकि वो रेस्पायर करती है। पॉइंट टू नोट हियर इज सेल रेस्पायर, सेलुलर रेस्पिरेशन कभी तो जिंदगी में वर्ड सुना होगा, ठीक है। सेल करती है रेस्पायर। अब जो ये रेस्पायर कर रही है मेरे बच्चों, इससे अपन क्या समझते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन जो हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है? जब भी हमने ब्रीद इन किया, ब्रीद इन करते हैं ना तो ऑक्सीजन लेते हैं हम अपनी बॉडी में। ये ऑक्सीजन ना जाती है और आपकी ब्लड से मिल जाती है। ब्लड की हेल्प से ये ऑक्सीजन जाती है आपकी सेल के पास और सेल इसको अपने अंदर ले लेती है। अभी अपन पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में कि और अच्छी तरीके से मैकेनिज्म, हल्का सा समझ लो। ऑक्सीजन लिया, ब्लड में गई, ब्लड जाती है आपके सेल के पास। तो जब ब्लड जा रहा है सेल के पास, ये ऑक्सीजन लेके जा रहा है। सेल कर रही है रेस्पायर, और जब रेस्पायर करती है तो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ये निकालती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ये ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है बन के, ये एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। और ये एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है? एक सेल के बीच में और जो बाहर सेलुलर एनवायरनमेंट है उसके बीच में। तो सेल के अंदर ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, यही इंटरैक्ट कर रहे हैं और बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं सेल के अंदर विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सचेंज हो रहा है और बहुत सारे काम हो रहे हैं। मैं आपको ये करके जब सेल ऑर्गेनिल्स पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। अभी के लिए इतना समझ लो, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी बन रहा है, लाइसोसाइम डाइजेस्टिव एंजाइम करते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपका प्रोटीन लिपिड बन रहे हैं, जो भी एक्टिविटी सेल के अंदर हो रही है या फिर सेल जो भी इंटरैक्ट कर रही है एनवायरनमेंट से, ये क्यों पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि एक सेल के अंदर क्या है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर क्या है, न्यूक्लियस, बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो जो भी इंटरेक्शन है, जो भी एक्टिविटीज़ है जो सेल के अंदर हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये इन्हीं की वजह से पॉसिबल है। हर किसी की अपनी अपनी अहमियत है जो अपन आगे के सेशन में पढ़ने वाले हैं। चलो, सबसे पहले उठा के पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? पीछे बताया, एनिमल सेल में देखा ना, आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको अपन सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, चलेगा। अब स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कुछ ऐसी सी दिखती है, दिख रही है इधर, ये ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। इसके अंदर आपके जो ये सांप जैसे ये जो दिख रही है ना आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो सांप की तरह घूम रहे हैं इस तरीके से, और एक बड़ा सा एक गोला सा दिख रहा है येलो कलर का, ये क्या है? दिस इज़ योर कोलेस्ट्रॉल। जब मैं देसी भाषा में बताया मैंने खैर, ये होता है कोलेस्ट्रॉल। विद दैट ये जो आपको दिख रहा है पर्पल कलर का, ठीक है, ब्लू कलर का, ये क्या है? ये है आपके प्रोटीन। तो जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं प्रोटीन और लिपिड, ठीक है। विजुअलाइजेशन मेरे बच्चों, विजुअलाइजेशन, एक सेल है, सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी है? कोलेस्ट्रॉल, लिपिड और क्या? प्रोटीन की। अब ये जो होती है ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है, एनिमल सेल के अंदर। प्लांट में होती है सेल वॉल, ठीक है। अब जो ये आउट कवरिंग है ये एक्चुअली सेल को सेपरेट कर रही है। देखो, सबसे बाहर प्रेजेंट है एनिमल सेल के अंदर, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि सेपरेट भी कर रही है बाहर के एनवायरनमेंट और अंदर के एनवायरनमेंट को? बिल्कुल कर रही है। ये जो होती है बड़ी ही पतली सी होती है, इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है, जैसे अमीबा में मैंने बताया फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल होती है। विद दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये। सेलेक्टिवली परमिएबल से अपन क्या समझते हैं? ये अलाउ करती है, जाने देती है, अंदर आने देती है सेल के अंदर, किस चीज़ को? कुछ ही चुनिंदा मॉलिक्यूल्स को। ऐसा नहीं है हर कोई टहलता टहलता है, डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन आया बॉडी के अंदर, ओ आओ मैं सेल के अंदर एंटर कर जाता हूँ, ऐसा नहीं होता भैया। हर कोई चीज़ें सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकती। कुछ ही मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल अलाउ करती है अपने अंदर एंटर करने के लिए। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आइडियली सेल भी नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है, सेल का एक कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अलाउ करती है या परमिट करती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो सेल की कोई चीज़ अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, और कुछ ही चीज़ें जा रही है, तो ये कौन अलाउ कर रहा है? ये अलाउ कर रही है आपकी नन अदर देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर मैंने बताया भैया फ्लेक्सिबल होती है और बनी किस चीज़ की होती है? कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि आपके हो गए प्रोटीन और आपके हो गए लिपिड, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं भैया? केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की अपन बात करते हैं तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ पाए जाते हैं। मतलब आप ये समझ लो, जो आपका प्रोटीन है अल्टीमेटली अमीनो एसिड्स का बना है, ठीक है। तो ये जो
प्रोटीन आपके अमीनो एसिड जो आपके प्रोटीन बना रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना तो इसके अंदर आपको कार्बन हाइड्रोजन दोनों मिलेगा। कहीं ये लिखा हो कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ प्रेजेंट नहीं है। चलो, अब मूवमेंट हो रहा है गैसेस का, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और कौन करवाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला मैंने? गैसेस का मूवमेंट। अभी मैंने बताया था कि जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है या सेल रेस्पायर करती है तो ऑक्सीजन जाती है अंदर और CO2 जो बाई प्रोडक्ट की तरह निकलती है वो जाती है बाहर। ये गैसेस ही तो है। तो ये जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ये सेल के अंदर होता है। और कैसे होता है? डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। चलो फटाफट से देख लेते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन सिंपल टर्म्स में बोलूँ, इट मीन्स टू स्प्रेड आउट। क्या बोला मैंने? टू स्प्रेड आउट। डिफ्यूजन का मतलब होता है ये, हम एक कमरे के किसी कोने में खड़े हैं और वहाँ हमने सुबह सुबह नहा धो के किया फूफू। फूफू इज ए व्हाट? परफ्यूम डाला। परफ्यूम डाला और कमरे के दूसरे कोने में मम्मी चिल्लाई, बेटा कितना परफ्यूम डालते हो? तो उनको जो ये खुशबू पहुँची इतनी जल्दी, कैसे पहुँची? डिफ्यूजन के थ्रू पहुँची। डिफ्यूजन मीन्स टू स्प्रेड आउट, समथिंग इज स्प्रेडिंग आउट। ठीक है, तो होता क्या है, ये जल्दी अपन गैसेस के टर्म्स में देखते हैं। गैसेस डिफ्यूज़ करती हैं। कैसे करती हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। और ये कैसे करती हैं अब अपन देखते हैं। देखो, ये है तुम्हारी एक सेल। लेट्स से जो येलो पार्ट है, ये जो बाइफर्केशन है, ये क्या सेल है? ठीक है, बीच में देख रहे हो ना ये जो पर्पल पार्ट क्या है? दिस इज योर न्यूक्लियस। सेल के बाहर क्या है? लेट्स से ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ा जाता है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बताया सेल करती है रेस्पायर, तो वो ऑक्सीजन को लेगी अंदर। तो ऑक्सीजन को अंदर जो लेगी, कैसे लेगी? डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, तो जब कोई चीज़ बाहर ज़्यादा है वो अंदर मूव कर रही है, किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। सो डिफ्यूजन इज योर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, बाहर से अंदर मूवमेंट हो जाएगा। लेट्स से सेल ने करा रेस्पायर और अंदर क्या हुआ? अंदर CO2 का कंटेंट बढ़ गया। अब जब अंदर CO2 का कंटेंट बढ़ गया तो CO2 का कंटेंट जब अंदर बढ़ गया है तो उसको निकलना है बाहर, क्योंकि बाहर उसका कंटेंट कम है, तो फिर मूवमेंट होगा, अंदर से बाहर होगा, पर होगा ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, तो गैसेस जनरली मूव करती हैं कैसे? डिफ्यूजन के थ्रू। देखो, डिफ्यूजन कुछ नहीं है, बस एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है। और जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है दैट ये आपका सॉल्यूट का भी हो सकता है, ये आपका सॉल्वेंट का भी हो सकता है। मगर जब अपन सॉल्वेंट की बात करते हैं ना तो हम टर्म दूसरी यूज़ करते हैं, इसको अपन ऑस्मोसिस बोलते हैं। मगर जनरली जब अपन सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट आ रहा है, ल्यूट, दैट इज योर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू ही होगा। सॉल्यूट जैसे कि तुम्हारा गैसेस हो गया। एक और एग्जांपल ले सकते हो, एक ग्लास लो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास लो, इंक डालो एक ड्रॉप, थोड़ा टाइम बाद देखोगे इंक पूरे पानी के अंदर डिफ्यूज़ कर जाएगी, स्प्रेड कर जाएगी। कैसे कर रही है? एक बूंद में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, पानी में डाल रहे हो, फिर क्या हो रहा है? हाई से लो कंसंट्रेशन, जहाँ पानी में बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं उस चीज़ का, वो धीरे धीरे फैल रही है। तो क्या हुआ? मूवमेंट हुआ मेरे बच्चों, हाई टू लो कंसंट्रेशन हुआ। ठीक है, तो सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वो क्या करते हैं? वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करते हैं। ठीक है, कैसे कर रहे हैं? डिफ्यूजन के थ्रू। सो देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट बोला गया है। ठीक है, सब्सटेंसेस का हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब जो डिफ्यूजन होता है ना, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, बायो में भी पढ़ते हो। डिफ्यूजन जो हो रहा है सबसे ज़्यादा गैसेस में देखा जाता है, उससे कम लिक्विड में और उससे कम सॉलिड में। अब तुमको मैं इमेजिन करो, एक सॉलिड है, ठीक है, क्या तुम इसके अंदर डिफ्यूजन देख सकते हो? विजुलाइज कर सकते हो? पार्टिकल्स इतने चिपके हुए हैं, काहे का डिफ्यूजन? गैसेस में मेनली देखा जाता है। ठीक है, परफ्यूम हो गया आपका, है ना। जनरली मैंने तुम्हें सेल के रिस्पेक्ट में भी बताया है कि सेल जो रिस्पायर कर रही है, ठीक है, कैसे कर रही है? डिफ्यूजन के थ्रू कर रही है। ओके, दूसरी टर्म ऑस्मोसिस। मैंने अभी क्या बताया? ऑस्मोसिस, बच्चों, मेरे बच्चों ध्यान रखना, इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी मूवमेंट हो रहा है डिफ्यूजन की तरह। ये मूवमेंट हाई टू लो कंसंट्रेशन हो रहा है। फर्क क्या है? यहाँ हो रहा है सॉल्वेंट का मूवमेंट। सॉल्वेंट यानी कि वाटर का मूवमेंट। फटाफट से आ जाओ इस डायग्राम पे। लेफ्ट साइड देखो, ये है पानी और रेड रेड जो दिख रही हैं तुम्हारे शुगर के मॉलिक्यूल्स। लेफ्ट साइड में पानी ज़्यादा है, राइट में पानी कम है। अब आओ इस डायग्राम में। इस डायग्राम में क्या हुआ है? तुम देखो, यहाँ पानी का लेवल यहाँ है, ठीक है,
इनिशियली पानी का लेवल यहाँ था, इसमें भी यहाँ था, यहाँ पे पानी का लेवल यहाँ चला गया और यहाँ देखो इतना चला गया। विद दैट एक चीज़ और है, यहाँ पे है आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो सेमी परमेबल होती है, यहाँ पे आपने रखी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ हुआ क्या है, यहाँ ये हुआ है पानी था लेफ्ट साइड ज़्यादा और राइट साइड क्या थे, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज़्यादा। तो यहाँ पे पानी मूव कर गया लेफ्ट से राइट, फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, जस्ट लाइक डिफ्यूजन। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि मूवमेंट केवल पानी का हो रहा है और थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो रहा है, यही है आपका डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस अनलाइक डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, पानी, फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन बट विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑस्मोसिस जब भी आएगा पानी का मूवमेंट बोलोगे, सॉल्वेंट का बोलोगे, हाई टू लो कंसंट्रेशन बोलोगे, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो क्या है, डिफ्यूजन है मेरे बच्चों। ठीक है, चलो अब एक और टर्म देखनी है जो कि ऑस्मोसिस के रिस्पेक्ट में मैं पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, जिस पर ऑस्मोसिस समझ में आ गया, अब उसी से रिलेटेड अपन कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो अब अगर ये वाला डायग्राम देख रहे होगे तो इस डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम के अंदर लेफ्ट साइड में एक जो डायग्राम लगा ये है हाइपोटोनिक, बीच वाला है आइसोटोनिक और राइट वाला है हाइपरटोनिक। तीनों टर्म्स को समझाने से पहले मैं समझाना चाहती हूँ डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या होता है। कभी भी डाइल्यूट वर्ड आए समझ जाना। देखो वैसे डाइल्यूट समझाने से पहले तुम्हें सॉल्यूशन पता होना चाहिए। कोई भी सॉल्यूशन है, लेट्स से कोई शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, ये किस चीज़ का बना है, ये बना है सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का। और अभी बताया सॉल्वेंट वर्ड जहाँ आए मतलब क्या है, वाटर, और सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है शुगर। तो ल्यूट वो चीज़ होती है जो हम किसी वेंट के अंदर डालते हैं, मतलब शुगर जो है दैट इज़ योर सॉल्यूट। किस में डाल रहे हैं, पानी में, जो कि सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट जो अपन डाल रहे हैं, सॉल्वेंट जिसमें अपन डाल रहे हैं, तो जनरली वो वाटर ही होता है। अब आ जाओ डाइल्यूट। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, ये एक तरीके का सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपका किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आपका सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सॉल्वेंट से अपन क्या समझते हैं, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। भैया मैं डिटेल वीडियो उन पे बना चुकी हूँ, जिसको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो स्लो और अच्छी तरीके से वैसे तो मैं समझा तो सारा ही दोबारा से रही हूँ, बट अगर और डिटेल में पढ़ना है तो टॉपिक वाइज भी जाके देख सकते हो। यहाँ कोई रिवीजन चल रहा है। चलो डाइल्यूट की अगर अपन बात कर रहे हैं तो डाइल्यूट भी एक सॉल्यूशन के अंडर ही अपन पढ़ते हैं, जिसमें क्या है आपका सॉल्वेंट, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। कंसंट्रेटेड में अपन क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड है कोई चीज़, मतलब सॉल्यूट की जो मात्रा है वो ज़्यादा है। जैसे कोई शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, अभी तुमने क्या करा, 1 चम्मच शुगर डाली, बाकी है पानी, तो जनरली सॉल्यूशन वो डाइल्यूट है। ठीक है, पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिव टू शुगर। जैसे समझ लो ये मेरी बॉटल है, ठीक है, इस बॉटल के अंदर पूरा पानी भरा है और उसके अंदर मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दी, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन जनरली डाइल्यूटेड है, पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब तुम एक काम करो, तुम यही बॉटल लो और इसका जो पानी है उसमें डाल दो तुम 15 चम्मच चीनी, तो बड़ा ही कंसंट्रेटेड बन गया, सॉल्यूट की मात्रा तुमने बहुत बढ़ा दी। तो कोई भी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा उसको अपन कंसंट्रेटेड बोलते हैं। 3 टर्म है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है बच्चों, मूवमेंट होता है। तीनों ही टर्म पढ़नी ऑस्मोसिस के टर्म्स से रिलेटेड है, और ऑस्मोसिस से रिलेटेड पढ़नी है तो वाटर का मूवमेंट दिखा रहा है। हाइपोटोनिक में बाहर से अंदर मूवमेंट हो रहा है, और जब बाहर से अंदर मूवमेंट हो रहा है तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि बाहर का सॉल्यूशन बड़ा ही डाइल्यूट है। डाइल्यूट है, पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तभी तो पानी हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव कर रहा है। अगर मैं बात करती हूँ हाइपरटोनिक की, हाइपरटोनिक में क्या होता है, पानी मूव कर रहा है बाहर, और पानी बाहर कब मूव कर रहा होगा, पक्का सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। यानी कि मैं बोल सकती हूँ बाहर का सॉल्यूशन बड़ा ही कंसंट्रेटेड है, मतलब बाहर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है और अंदर सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है। सॉल्वेंट पानी की मात्रा अंदर ज़्यादा है तो पानी बाहर की तरफ मूव करेगा। तो 3 टर्म है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, एक बीच वाली है आइसोटोनिक। ये तो सबसे इजी है भैया, जितना पानी बाहर जा रहा है जितना ही अंदर उतना ही अंदर आ रहा है। अब जब पानी आता है अंदर उसको अपन बोलते हैं एंडोस्मोसिस, जब पानी जाता है बाहर इसको अपन बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। ये आपकी बुक के अंदर दे रखा है, और दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ज़रा फटाफट से पॉज करो और मुझे ज़रा एग्जाम्पल बता दो चैट बॉक्स में लिख के, किसका, ऑस्मोसिस का। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है भैया बताओ, तब तक मैम थोड़ा पानी पी ले। पानी की बात हो गई, प्यास लग गई। चलो बढ़ते हैं आगे। आगे पढ़ना है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियस के बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड कंटेंट, जिसको अपन साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर स्पेशलाइज्ड कुछ चीज़ें होती हैं, उनको अपन बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। मैंने बताया पहले, ठीक है, सेल ऑर्गेनल होता है। विद दैट
साइटोप्लाज्म का जो एक्वा सब्सटेंस होता है, एक्वा सब्सटेंस, उसको एक टर्म से अपन डिनोट करते हैं, और वो टर्म क्या है तुम्हारी, वो है तुम्हारी साइटोसोल। साइटोप्लाज्म के बारे में तुमको इतना पता होना चाहिए, यही तुम्हारी किस में दे रखा है बच्चों, यही तुम्हारी दे रखा है बुक के अंदर, ठीक है। तो फटाफट से फिर से देख लो, साइटोप्लाज्म कुछ नहीं है, सेल के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड कंटेंट है, काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल कंटेंट करता है। जो एक्वा सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, उसको अपन बोलते हैं साइटोसोल, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं, अब अपन अंदर पहुँच गए हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स है, अब अपन वहाँ पहुँच गए हैं। देखो सेल जो है ये इन ऑर्गेनल्स का यूज़ करती है बड़े सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। एक एक करके देखेंगे कौन कौन से फंक्शन है। जनरली ये ऑर्गेनल्स हैं क्या, ये आपके हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन बाउंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके सराउंडिंग में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी इसलिए बोल रहे हैं। देखो किसी ऑर्गेनिज्म की कोई बड़ी ही कॉम्प्लेक्स सेल है, लेट्स से हम अपनी बात कर लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल लेना तो अपना क्यों ना लो, हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जनरली होते हैं उनके अंदर बहुत सारी सेल हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये क्यों बना है, क्योंकि हमें बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस को, हमारी सेल्स को उन्हें सपोर्ट करना है। जैसे देखो हमारे अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, कितनी कॉम्प्लेक्स बॉडी है यार, और होती हमारे अंदर एक ही सेल, तो क्या कितना डिफिकल्ट होता है इतने सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को मेंटेन करना। तो हमारे अंदर लार्ज सेल्स हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम, हमारे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है। अब या फिर मैं बोल सकती हूँ कि हमें अपना एक ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को सपोर्ट करवाना है, इसलिए हमारे अंदर इतना कॉम्प्लेक्स बहुत सारी सेल्स देखी जाती है। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा है, वहाँ एक सेल प्रेजेंट है और एक सेल वहाँ सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है, पर हमारे अंदर तो ऐसा नहीं है यार, हमारे अंदर तो बहुत सारी सेल हैं। पर हमारे अंदर बहुत सारी सेल क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी को अपने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना है। अगर बहुत सारी सेल नहीं होगी तो बताओ कैसे सपोर्ट करेगी, इतने सारे सिस्टम है, मेंटेन तो करना ही है ना, और काम कौन करवा रहा है, अलग अलग सिस्टम बने किससे हैं, अल्टीमेटली सेल के बने हैं, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनल्स देख लो कौन कौन से होते हैं भैया, यू हैव योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड, ठीक है। इसके साथ साथ सेल वॉल भी पढ़ाऊंगी, ठीक है, बाकी 2-4 डिफरेंसेस भी हैं वो भी पढ़वाऊंगी, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ने से पहले ऑर्गेनल्स ज़रा डिफरेंसेस देख लो। पहला है प्लांट सेल, एनिमल सेल, ठीक है। प्लांट सेल की अगर बात करते हैं, स्ट्रक्चरल विजुअलाइजेशन देखना है, डिफरेंसेस अपने आप समझ में आ जाएंगे। क्या क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं भैया, प्लांट के पास आउटर वॉल है, सेल वॉल, एनिमल के पास नहीं होती। इसका वैक्यूल बड़ा सा ये जो स्ट्रक्चर है, बड़ी वैक्यूल है, 50 to 90% ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है। एनिमल के अंदर या तो होगी नहीं, होगी भी तो कैसी होगी, इतनी बड़ी नहीं होगी। तो प्लांट के अंदर जनरली जो वैक्यूल एक परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, एनिमल के अंदर ही टेम्परेरी होता है, नहीं भी होगी और होती है तो बहुत ही स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाई करती है। प्लांट सेल जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं मगर कम पाए जाते हैं, एनिमल सेल बड़े ही कॉम्प्लेक्स, लार्ज सेल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, तो एक से ज़्यादा मतलब कंपैरेटिव टू प्लांट सेल ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। विद दैट प्लांट होते हैं कैसे, ये होते हैं ऑटोट्रॉपिक, और क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्लास्टिड पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, खाना बना रहा है भैया फोटोसिंथेसिस के थ्रू। विद दैट एनिमल सेल के अंदर क्या है भैया, हेटेरोट्रॉपिक है और दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए, प्लास्टिड एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। अब एक और डिफरेंस है जो है आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का जो डिफरेंस है मेनली ये न्यूक्लियस वाला जो रीजन होता है ना उसके बेसिस पे है। वर्ड को ब्रेक करो, प्रो मतलब होता है बिफोर, कैरियोट, कैरियन वर्ड जहाँ पे भी आ जाए उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसे यूकैरियोटिक की बात अगर अपन करते हैं, यू मतलब होता है ट्रू, कैरी ऑन अगेन योर न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके अंदर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर नहीं देखा जाता, इनके न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोइड। एनिमल सेल्स वो होते हैं कैसे, जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखा जाता है। और इस वेल डिफाइंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर से अपन क्या समझते हैं, न्यूक्लियस में पढ़ोगे अच्छे से, टेंशन मत लेना। हल्का सा बता देती हूँ, न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डिवाइडिंग स्टेज पे आपको क्रोमोसोम विजिबल होते हैं, तो ऐसा एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर आपका यूकैरियोटिक में देखा जाता है, मगर प्रोकैरियोटिक के अंदर ऐसा कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं देखा जाता। विद दैट अगर अपन न्यूक्लियस की बात करते हैं तो हाँ डीएनए पाया जाता है, बट डीएनए एज अ न्यूक्लियोइड पाया जाता है, ठीक है। ये देख रहे हो, ये टेंगल्ड मास न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोटिक के अंदर पाया जाता है। यहाँ देखो कितने प्यारे प्यारे से क्रोमोसोम विजिबल है, डिवाइडिंग स्टेज होगी पक्का सेल की, इसलिए क्रोमोसोम विजिबल है। तो एग्जाम्पल है
प्रोकैरियोटिक का हो गया बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक का हो गया आपका प्लांट या एनिमल सेल। विद दैट एनसीईआरटी की और इम्पोर्टेंट लाइन कि वायरस लैक एनी मेम्ब्रेन, वायरस के अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। ये जो हैं इनको जनरली ना नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है। ये जैसे ही होस्ट की बॉडी में जाते हैं, जैसे हमारे अंदर हम होस्ट हो गए उसके लिए, हमारे अंदर ये गए, तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, तुरंत एक्टिव हुए और अपने सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं हमारे हमें एज अ न्यूट्रिएंट यूज़ करके, ठीक है। तो वायरसेस के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, जनरली नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं। मगर जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे किसी होस्ट के अंदर जा रहे हैं तो ये क्या करते हैं, ये अपने अंदर सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं, ठीक है, अगेन न्यूट्रिशन का यूज़ करके, और जो कि हम ही से ही लेते हैं, होस्ट से ही ले लेते हैं। चलो अगला ऑर्गेनल, सबसे पहला ऑर्गेनल जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लार्ज इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। देखो ऑर्गेनल्स हमेशा ऐसी पढ़ना, पहले उसका स्ट्रक्चर देखो फिर उसका तुम फंक्शन देखो, ठीक है। अब अगर अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। लार्ज नेटवर्क है किस चीज़ का, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का और शीट का। देखो सेल के अंदर जो तुम्हारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। या तो वो इस लंबे लंबे सी ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है, या फिर ये पाया जाता है कुछ इस तरीके के बैग्स के फॉर्म में। ईआर की बात हो रही है, ठीक है, ऑब्लोंग बैग्स बोलते हैं। ये हो गया सर्कल, इसको थोड़ा सा खींच दो, ऑब्लोंग बन जाएगा। तीसरा है सिस्टर्ने, इसके फॉर्म में। ये जो लंबे लंबे तुम देख रहे हो ये क्या है, ये तुम्हारे सिस्टर्ने हैं। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ईआर में सिस्टर्ने होते हैं। चलो एक साइड से जो ये ईआर होते हैं ये अटैच्ड होते हैं तुम्हारे न्यूक्लियस से। ऊपर देख रहे हो ये गोला सा, क्या है ये, न्यूक्लियस। और दूसरी साइड से कहाँ होते हैं मेरे बच्चों, दूसरी साइड से होते हैं आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ज्वाइंट, ठीक है। ये ईआर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। विद दैट 2 तरीके के होते हैं, रफ और स्मूथ। रफ क्यों दिख रहे हैं, R² मेरे बच्चों, रफ क्यों है, क्योंकि इसके पास है राइबोसोम, ठीक है। और राइबोसोम अंगल क्या करते हैं, राइबोसोम अंगल बनाते हैं प्रोटीन, ठीक है। मसल्स का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है भैया, मसल्स जो ये काम कर रही हैं इनके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, प्रोटीन की, ठीक है। चलो अब देखो फंक्शन, रफ का तो मैंने बता दिया, राइबोसोम होते हैं। एक बार तुम इधर देख भी लो, वैसे देखो ये जो तुम्हारा है ना ये स्ट्रक्चर, ये तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है। ये रेड डॉट दिख रहे हैं छोटे छोटे, दिस इज योर राइबोसोम, R², रफ राइबोसोम। काम क्या है, प्रोटीन बनाना। स्मूथ वाला देखोगे, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है दैट इज जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या इस पर कोई रेड डॉट दिख रहे हैं, नहीं। ये काम क्या कर रहा है, ये काम ये कर रहा है, ये बनाता है तुम्हारा लिपिड, फैट जिसको अपन बोलते हैं। एक टर्म और आती है यहाँ पे, वो है तुम्हारी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, 1 मार्कर क्वेश्चन। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है, बायोजेनेसिस क्या मतलब है, पक्का मेम्ब्रेन बन रही होगी। और मेम्ब्रेन बनने के लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए, यू नीड लिपिड एंड यू नीड प्रोटीन्स, ठीक है। और ये जो लिपिड और प्रोटीन्स हैं ये बन कहाँ रहे हैं, ये बन रहा है तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। प्रोटीन कौन बना रहा है, राइबोसोम, लिपिड SCR बना रहा है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये तो तुम्हारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, अभी तो मैंने पढ़ाया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, बताया था, लिपिड और प्रोटीन, ठीक है। चलो और क्या है, ये एक चैनल बनाता है मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट का, ER एक चैनल बनाता है मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट का। कैसे मटेरियल्स, जैसे प्रोटीन, कुछ ये अपन गोल्गी में और अच्छे से पढ़ाऊंगी, ठीक है। कुछ जो प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं, वो एंजाइम्स की तरह भी काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ER जो होता है ये एक और चैनल बनाता है, और ये चैनल किसके बीच में बनाता है, ये बनाता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। मतलब ER ये है तुम्हारा, अंदर न्यूक्लियस से बाहर है साइटोप्लाज्म, यहाँ पे कोई ER पड़ा होगा, तो ये एक तरीके से चैनल भी बनाता है किसके बीच में, साइटोप्लाज्म के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में, एक्सचेंज करवाने के लिए बेसिकली। वो अपन पढ़ेंगे कि ठीक है कि ER से चीज़ें बनती है, जैसे प्रोटीन बनता है, फिर वो मॉडिफाई होता है और पैकेजिंग होती है उसकी गोल्गी अपैरेटस के अंदर, फिर वो तुम्हारा ट्रांसफ़र हो जाता है जहाँ भी उसको जाना होता है। न्यूक्लियस में भी जा सकता है, तुम्हारा साइटोप्लाज्म में भी अलग अलग जगह पे जा सकता है, अलग अलग ऑर्गेनल्स पे जा सकता है, ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे। विद दैट SCR की अगर अपन बात करते हैं, MCQ में बहुत बार पूछा जाता है SCR का ये रोल, डिटॉक्सिफाई करता है किसको, पॉइजन्स और ड्रग्स को। कोई भी एरा गैरा नत्तू गैरा आ गया, कोई पॉइजन आ गया, कोई ड्रग आ गई जो आपकी सेल के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ये उसको डिटॉक्सिफाई कर देगा। विद दैट ये सप्लाई करता है कैल्शियम की, और कैल्शियम तो तुमको पता है कितना ज़रूरी है सेलुलर फंक्शंस के लिए, ठीक है। तो ये सारे तुम्हारे फंक्शंस हैं किस चीज़ के, ER के, सारे इंपॉर्टेंट हैं मेरे बच्चों, सारे के सारे। विद दैट
ये जो तुम राइट में स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये है इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू। असलियत में ऐसा दिखता है। मैंने बोला बायो इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। थोड़ा सा देखो, इमेजिन करो चीज़ों को, माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे कुछ ऐसा सा दिखेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल की तरफ, जो है गोल्गी अपैरेटस। ईआर की कॉन्टिन्यूएशन में ही पढ़ाना था, ठीक है, इसलिए पढ़ा रही हूँ। गोल्गी अपैरेटस को फर्स्ट आपके डिस्क्राइब किया था कैमिलो गोल्गी ने। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी होती है मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स, सिस्टर्ने और वैक्यूल्स। देखो ये क्या है, ये है वेसाइकल, वैक्यूल भी होंगी, ठीक है, और ये जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, ठीक है, मतलब इस तरीके का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको, ये क्या है तुम्हारे, दीज आर योर सिस्टर्ने। तो इसके स्ट्रक्चर में ये कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। अगर मैं सिस्टर्ने की बात करूं तो वो अरेंज होते हैं पैरेलली, देख रहे हो, एक के ऊपर एक अरेंज्ड है। तो ऐसे मतलब स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं किसके अंदर, तुम्हारे ये गोल्गी अपैरेटस का स्ट्रक्चर है, और इसके स्ट्रक्चर में तुम्हारे सिस्टर्ने देखे जाते हैं जो पैरेलली अरेंज होते हैं। नेक्स्ट, जो भी मटेरियल ईआर के अंदर सिंथेसाइज होते हैं वो पैक होने जाते हैं गोल्गी अपैरेटस के पास। और ये पैकेजिंग क्यों होती है, ये ज़रूरी है उनको डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए। लेट्स से अगर ईआर से प्रोटीन निकला तो वो कहाँ जाता है, वो तुम्हारे गोल्गी अपैरेटस के पास जाता है। गोल्गी अपैरेटस में जाके वो प्रोटीन थोड़ा सा मॉडिफाई होता है, ठीक है, उसकी पैकेजिंग होती है। ठीक है, कोई भी रॉ सामान है, ठीक है, तुमने अमेज़ोन से कुछ ऑर्डर किया लेट्स से, ठीक है, अब अमेज़ोन से ऑर्डर करते हो तो पैकेजिंग करके लाते हैं ना वो, ठीक है, कुछ सामान मंगाओ डब्बे में पैक होकर आता है ना अच्छे से, तो ऐसे ही कुछ पैकेजिंग करवाता है गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, तो कोई भी सामान ईआर में बन रहा है, लेट्स से प्रोटीन बन रहा है, ईआर में तुम्हें पता है प्रोटीन लिपिड बन रहा है, तो वो पैकेजिंग होने के लिए जाता है गोल्गी अपैरेटस के पास। वहाँ वो उसको कुछ मॉडिफाई करना होगा तो करेगी, पैकेजिंग करेगी। पैकेजिंग करवाने के बाद क्या कर देगी भैया, जहाँ भी डेस्टिनेशन पे भेजना है उसको, वो टारगेट तुम्हारा सेल के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, और सेल के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, तो वो अपनी जगह पे सेफली पहुँच जाए, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, इसलिए ये मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग ज़रूरी होती है, और ये गोल्गी अपैरेटस के अंदर ही होते हैं। विद दैट अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊं तो इसके 2 फेस होते हैं जनरली। ऊपर वाले फेस को अपन बोलते हैं, तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं दिया, वो एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, 11th में काम आ जाएगा। एक होता है उसका सिस फेस, ऊपर वाला फेस सिस, और नीचे वाला होता है ट्रांस। सिस फेस तुम्हारा न्यूक्लियस की तरफ होता है, और ट्रांस फेस तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ठीक है, अब जो तुम्हारे एनिमल हैं, एनिमल के अंदर तो ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है, कौन, गोल्गी अपैरेटस, और जनरली एनिमल्स के अंदर हम इसको बोलते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। प्लांट के अंदर क्या होता है भैया, न्यूक्लियस का कोई झाड़ नहीं, फ्रीली प्रेजेंट होगा, मजे में घूम रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लांट्स के अंदर ये कंसिस्ट करता है कुछ नंबर ऑफ सेपरेट यूनिट्स, और इन यूनिट्स को अपन बोलते हैं डिक्टियोसोम्स। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्लांट के अंदर डिक्टियोसोम्स है और एनिमल्स के अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, फंक्शंस देख लो, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, मैंने बताया तुमको, है ना। लेट्स से कोई प्रोटीन है, मैंने शायद फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखा भी होगा, हाँ देखो, कोई प्रोटीन है ईआर में बना, ये प्रोटीन उस गोल्गी कॉम्प्लेक्स के सिस फेस पे जाएगा, ऊपर वाले फेस पे जो न्यूक्लियस की तरफ होता है। फिर गोल्गी अपैरेटस के अंदर घुस गया, वहाँ हुआ इसका मॉडिफिकेशन के बाद हुई पैकेजिंग के बाद जाएगा ये ट्रांस फेस पे, नीचे वाले फेस पे, और फिर क्या जाएगा, वहाँ पे उसका मॉडिफिकेशन होगा, और मॉडिफिकेशन होने के बाद वैक्यूल्स, वेसाइकल्स के फॉर्म में वो आउट ऑफ द सेल, आउट ऑफ द गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, अब गोल्गी अपैरेटस से बाहर निकल के वो सेल के अंदर, वहाँ अगर उसकी कोई रिक्वायरमेंट है वो उस टारगेट पर चला जाएगा, या फिर मे बी उसकी रिक्वायरमेंट सेल के बाहर है तो वो उस टारगेट के भी चला जाएगा। गोल्गी अपैरेटस का एक और इम्पॉर्टेंट काम है, ये बनाते हैं लाइसोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। ठीक है, लाइसोसोम भी ये बनाते हैं। विद दैट कोई भी कॉम्प्लेक्स शुगर है जो कि सिंपल शुगर में बन रही है, सिंपल शुगर से बन रही है, तो मतलब ये समझ लो कि कॉम्प्लेक्स शुगर का किससे बनना, सिंपल शुगर से बनना, ये काम भी कहाँ होता है, ये काम आपका गोल्गी अपैरेटस के अंदर होता है, और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है इसका माइक्रोस्कोप के अंदर। सो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मेनली आप याद रखना, मॉडिफाई, पैकेजिंग, और पैकेजिंग होनी ज़रूरी होती है, उसको ट्रांसफ़र होना होता है अपने डेस्टिनेशन वाली जगह पे। तो इस डेस्टिनेशन वाली जगह पे कि वो सही सलामत पहुँच जाए, उसकी करवानी है पैकेजिंग। तो पैकेजिंग या फिर मॉडिफिकेशन का काम करता है गोल्गी अपैरेटस। नेक्स्ट इज योर लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, एक स्फेरिकल वेसाइकल है। ठीक है, इसके पास एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। आ जाता है MCQ कई बार, कौन सी है ऐसी सिंगल मेम्ब्रेन माउंट स्ट्रक्चर, लाइसोसोम है मेरे बच्चों। तो इसके अंदर क्या है भैया, स्फेरिकल वेसाइकल है, अंदर ये फिल रहता है किससे, डाइजेस्टिव एंजाइम से। ठीक है, याद रखोगे, लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होती हैं। ठीक है, तो
ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, फिल रहेगा आपका किससे, डाइजेस्टिव एंजाइम से, ठीक है। और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये आइडियली बन के कहाँ से आई है, ये बन के आती है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, भूलोगे तो नहीं। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की फिलिंग हुई है इसके अंदर, ये आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आती है, ठीक है। अब अगर आते हैं इसके फंक्शन पे, तो देखो भैया, कॉम्प्लेक्स शुगर बन रहे थे सिंपल शुगर से गोल्गी एपैरेटस में। लाइसोसोम में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर सब्सटेंसेस का सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होना। मैंने बोला ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम्स का काम होता क्या है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल में ब्रेक करना। हम जब खाना खाते हैं हमारे माउथ के अंदर सेलिवरी अमाइलेज होती है, ठीक है, ये भी एक एंजाइम है। और तुमको पता है माउथ में ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन चालू होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब ये डाइजेशन हो क्यों रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि क्या होता है, हम ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, उनको खाने को एब्जॉर्ब करवाने के लिए उसको सिंपल चीज़ों में तोड़ना पड़ता है। तो ये लाइसोसोम है, इसके अंदर होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करवाते हैं। विद दैट कोई भी ऐरा गैरा नत्तू गैरा फॉरेन मटेरियल आ गया जो कि नहीं चाहिए सेल को, तो वो क्या करेगी, लाइसोसोम अपनी डाइजेस्टिव एंजाइम निकालेगी, उनको मार देगी और सेल को साफ सुथरा रखेगी, ठीक है। तीसरा क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इवन इनको अपन सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं, लेट्स से कोई सेल है, उस पर कोई स्ट्रेस आया, लेट्स से कोई केमिकल आया या फिर कोई किसी भी तरह का स्ट्रेस पड़ा, मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ा, फिजिकल स्ट्रेस पड़ा, तो सेल क्या होगी इस केस में, क्या कर जाती है, बताती हूँ क्या करती है, ठीक है। चलो, अंदर है इसके लाइसोसोम। किसी भी स्ट्रेस कंडीशन में लाइसोसोम क्या करते हैं, बस्ट कर जाते हैं। जब ये बस्ट करेंगे तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये बाहर निकल जाएगी और ये अपना जो लाइसोसोम है उसको ही खा जाती है, ठीक है। सुसाइड कर रहा है, अपने आप को ही मार डाल रहा है। कैसे मार रहा है, अगर कोई लेट्स से मैकेनिकल या फिर फिजिकल स्ट्रेस आया, ये लाइसोसोम देयर बस्टिंग आउट, सो अंदर के जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो निकल गए बाहर, और बाहर निकल गए खुद को ही खा गए, ठीक है। इसलिए अब हम इसको सुसाइडल बैग्स ही बोलते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर मेरे बच्चों कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है इसका। विद दैट सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी यही है, कोई भी कचरा पचरा जो सेल के अंदर निकला, डिस्पोजेबल सिस्टम यही होता है सेल का, ठीक है। डिटेल नोट्स डिटेल टॉपिक समझा रखे हैं ऑलरेडी, क्विक रिवीजन चल रहा है ये, ठीक है। लाइसोसोम डाइजेस्टिव ट्रैक भी होता है सेल का, और जो भी बच्चे नए आए हैं सेशन को फटाफट से लाइक कर देंगे, ठीक है। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों है, क्योंकि एटीपी बना रहा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, 2 मेम्ब्रेन से कवर होता है, ठीक है। बाहर वाली है तुम्हारी आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है, दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन। अंदर वाली है तुम्हारी इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म्स ऑफ फोल्ड, जिसको अपन बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है। ये क्रिस्टी क्या करते हैं, इसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया किसी भी चीज़ का बड़ा होगा, रिएक्टेंट्स के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी उनको, रिएक्ट करने के लिए। एक बार और समझाती हूँ, समझ नहीं आएगा ना। देखो, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उससे समझते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भी ना कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को अपन बोलते हैं विलाई। विलाई उस जगह का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया बड़ा है तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। विलाई का काम है एब्जॉर्प्शन कराना, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना बढ़िया एब्जॉर्प्शन, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। एक कोई चीज़ ऐसी है और एक कोई चीज़ ऐसी है, तो रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के लिए कहाँ ज़्यादा जगह मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। इवन रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के लिए कोई चीज़ एब्जॉर्ब करवानी है उसके लिए, तो जगह ज़्यादा कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। तो प्रोसेस अच्छा कहाँ होगा, इसी पे तो होगा जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके पास जो इनर मेम्ब्रेन होती है, उसके पास फोल्ड होती है जिसको अपन क्रिस्टी बोलते हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। विद दैट आउटर मेम्ब्रेन जो है बड़ी ही पोरस होती है, स्मूथ होती है। इनर मेम्ब्रेन क्या है, फोल्डेड है, ये मैंने तुम्हें बता दिया। सरफेस एरिया बढ़ाती है। अंदर वाली जगह में जो ब्लू पार्ट दिख रहा है, दिस इज योर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अंदर आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, अंदर जो ब्लू पार्ट है, दिस इज योर मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है मेरे बच्चों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद करके रखना। इसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं। अब खुद का डीएनए तो और राइबोसोम है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये प्रोटीन बना रहा होगा अपना खुद का, ठीक है। तो याद रखना है कि ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। खैर, एक ऐसा और भी ऑर्गेनेल है, फटाफट से ज़रा पॉज करो वीडियो और बताओ मुझे चैट बॉक्स में लिख के, आगे तो खैर डिस्कस करेंगे। विद दैट एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल से अपन क्या समझते हैं,
हम ये समझते हैं कि ये, मैंने तुम्हें बताया कि इसके पास अपना खुद का राइबोसोम होता है, खुद की प्रोटीन बना रहा है, तो अपना काम खुद कर ले रहा है ना। अगर उसको बाहर से रिक्वायरमेंट नहीं होती भी है तो थोड़ी बहुत होती है, वो ले लेता है, जो कि आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रहे हैं। इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो खुद से बनाता है, खुद से यूज़ कर लेता है इसको, इसलिए हम इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी बोलते हैं। फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस क्या है भैया, एटीपी बना रहा है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। एटीपी कैसे बनाता है, कोई भी हमने खाना खाया, ठीक है, खाना वाना खाया, उस फूड स्टफ को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। ऑक्सीडाइज वर्ड जहाँ भी आ जाए समझ लेना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो फूड स्टफ को कर देता है ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज करने के बाद बाई प्रोडक्ट में निकलते हैं तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये सब तुम्हारा सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, ठीक है। और मैंने बताया था कि फिर जो सेल को है CO2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डिफ्यूजन प्रोसेस से ये चीज़ बाहर निकल जाती है। खैर, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करवा रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन, फूड स्टफ का ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी निकलती है। यही जो एनर्जी निकलती है ना, यही निकलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है, ओके। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही साइट है जहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी बन रही है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP बन रही है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेल रेस्पायर करती है, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन आ रहा है, सेल उसको ले लेगी, वो ऑक्सीजन जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में, रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन के बाद सेल क्या करेगी, एज अ बाई प्रोडक्ट CO2 निकालती है, ये CO2 अगेन डिफ्यूजन के थ्रू सेल से बाहर निकल जाता है। सो दैट इज़ हाउ अ सेल इज़ रेस्पायरिंग, ठीक है। सेल रेस्पायर नहीं करेगी तो एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये सारे काम, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया है। क्यों है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ATP बना रही है, ठीक है। चलो क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम लोग सारी चीज़ों का, फिर अपन कॉन्टिन्यूशन में पढ़ेंगे प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है, ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, और ये भी एक ऐसे ऑर्गेनल हैं जिनके पास अपना खुद का DNA एंड राइबोसोम होता है, ठीक है। मतलब इनके पास खुद का DNA राइबोसोम है, तो वो प्रोटीन बना लेंगे अपना खुद का। जनरली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं क्रोमो, एक होते हैं ल्यूको। क्रोमो वाले होते हैं कलर्ड, ल्यूको वाले होते हैं वाइट यानी कि कलरलेस। क्रोमो वालों की भी कई कैटेगरी होती है, उनमें से एक कैटेगरी है तुम्हारी क्लोरोप्लास्ट की। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का, जिसके पास क्या है, ये जो स्टैक्स दिख रहे हैं जुड़ जुड़ के जो बने हैं, ये एक स्टैक को अपन कहते हैं थाइलेकोइड, जुड़ के बनाता है ग्रैनम। एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से जुड़ा होता है लैमिले से, और अंदर वाले पार्ट को अपन बोलते हैं स्ट्रोमा। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है आपका क्लोरोप्लास्ट का, विच इज़ अ टाइप ऑफ योर क्रोमोप्लास्ट। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्लोरोप्लास्ट वो साइट है डियर स्टूडेंट्स जहाँ पे क्या हो रहा है आपका, जहाँ पे होता है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसको खाना बनाना है। लीफ के अंदर ये प्रोसेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की प्रेजेंस में मिलके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट पहले बताया। यही क्लोरोप्लास्ट साइट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कंबाइन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और आपका कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, दैट इज योर फोटोसिंथेसिस। सो ये काम क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो कि ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, एंड विच इज़ अ टाइप ऑफ योर क्रोमोप्लास्ट ओनली, ठीक है। दूसरा अगर अपन देखें, क्रोमोप्लास्ट ही रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए, कलर प्रोवाइड करने के लिए। कई सारे फ्रूट्स, कई सारे वेजिटेबल कलरफुल दिखते हैं, ठीक है। कलरफुल क्यों है, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट है। फिर आते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ये वैसे तो होते हैं वाइट, मगर कलर तो कुछ इम्पार्ट नहीं कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं कि इनका कोई फंक्शन नहीं है, कि स्टोरेज करते हैं किस का, स्टार्च का, ऑयल का और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स का। ये काम है किसका, ल्यूकोप्लास्ट का, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं आपके वैक्यूल। लेफ्ट साइड प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, राइट साइड एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। अब अगर अपन बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट के अंदर बहुत ही बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है वैक्यूल का। आप ये बोल सकते हो कि 50 to 90% सेल की वॉल्यूम में वैक्यूल ऑक्यूपाई कर लेता है। लिक्विड कंटेंट होता है इनके अंदर, ठीक है। जो ये वैक्यूल होती है इतनी बड़ी हो जाती है ना प्लांट के अंदर की, न्यूक्लियस को साइड में धकेल देती है, ठीक है। अगर मैं एनिमल्स की बात कर रही हूँ, एनिमल के अंदर भी वैक्यूल पाई जाती है, मगर प्लांट के कंपैरेटिवली एनिमल के अंदर ये वैक्यूल थोड़ी छोटी होती है, और आप ये बोल सकते हो टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। प्लांट के अंदर यही स्ट्रक्चर तुम्हारा परमानेंट होता है, होगा ही होगा पक्का से प्रेजेंट, ठीक है। मगर एनिमल के अंदर ये स्ट्रक्चर टेम्परेरी होता है, ठीक है। अब जो ये एनिमल के अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वैक्यूल, इसका काम क्या है, स्टोरेज करवाना ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन का, प्रोटीन का। प्लांट के अंदर क्या कर रहा है, ये सेल सैप को स्टोर कर रहा है। सेल सैप कुछ नहीं, लिक्विड पोर्शन है तुम्हारे वैक्यूल का,
ठीक है। और इस सेल सैप के अंदर क्या होता है, एमिनो एसिड्स होते हैं, शुगर होते हैं, ठीक है। इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो फंक्शन है, वो है प्लांट को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करना। टर्जिड से अपन क्या समझते हैं, फूला हुआ, रिजिड से अपन क्या समझते हैं, स्टिफ। तो प्लांट के अंदर पानी जा रहा है तो सेल फूल जाएगी ना, तो वैक्यूल के अंदर जब पानी गया तो वैक्यूल फूला। तो जनरली अगर मैं स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी देखूँ एक सेल की, तो वैक्यूल उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। होता क्या है, जब पानी अंदर जाता है तो वैक्यूल फूलता है, ठीक है। वैक्यूल क्या बनेगा, टर्जिड बन जाएगा, स्वेल हो जाएगा, ठीक है। बट आउटर वॉल तो सेल वॉल की प्रेजेंट होती है प्लांट में। तो जब वैक्यूल फूलता है ना, तो ये बाहर को एक प्रेशर क्रिएट करता है सेल वॉल की तरफ, ठीक है। मगर सेल वॉल भी बड़ी स्मार्ट है, ठीक है। सेल वॉल क्या करती है, अपोजिटली एक प्रेशर लगाती है, ठीक है, टुवर्ड्स या वैक्यूल, और ये चीज़ मेंटेन हो जाती है, तभी आपकी सेल बर्स्ट नहीं करती है। खैर वैक्यूल की अगर मैं बात करूँ तो हाँ मैं बोल सकती हूँ कि प्लांट सेल के अंदर ये इसको टर्जिड बना रही है, फुला रही है, और रिजिड भी बना रही है, ठीक है, स्टिफ भी बना रही है। ऐसा नहीं है कि भैया ईजिली तुम्हारी ब्रेक हो जाती है, क्या सेल ब्रेक हो जाती है। सेल वॉल भैया ये एडिशनल कवरिंग है, हमेशा रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, ठीक है, और जनरली सेल्यूलोज की बनी होती है, अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल किसी भी हार्श कंडीशन में प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। खैर वैसे मैं इसको ना सेल वॉल में छेड़ूंगी तभी सही रहेगा, ठीक है, कंटिन्यूशन में इसको पढ़ेंगे। या वैक्यूल की बात करें, याद रखना प्लांट के अंदर बड़ा है, परमानेंट है, 50 to 90% स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इतना बड़ा हो जाता है कि न्यूक्लियस को साइड में धकेल देता है। एनिमल के अंदर ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है तो बढ़िया, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और जो जब एनिमल के अंदर होता है तो ये स्टोर करता है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन। प्लांट के अंदर इसके अंदर सेल सैप होता है, लिक्विड पोर्शन, ठीक है, एमिनो एसिड्स होते हैं, शुगर होते हैं। विद दैट इसको सेल को रिजिडिटी और टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करता है। थोड़ा सा एक और कंटिन्यूएशन में अपन को पढ़ना है सेल वॉल, लो आई गई तुम्हारी, ठीक है। सेल वॉल अनदर रिजिड कवरिंग इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर देख रहे हो, अंदर है सेल मेम्ब्रेन, बाहर है सेल वॉल, ठीक है। ये सेल वॉल अलग अलग ऑर्गन, हम जनरली बोलते हैं प्लांट में पाई जाती है, मगर मेरे बच्चों प्लांट के अलावा ना ये जो सेल वॉल होती है ये तुम्हारी फंगी में भी पाई जाती है, बैक्टीरिया में भी पाई जाती है। बस फ़र्क क्या है, फ़र्क है कंपोजिशन का। प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की बनी होती है, फंगी के अंदर काइटिन की, और बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकिन की। काम वही है, रिजिड कवरिंग है, प्लांट को हेल्प कर रही है विथस्टैंड करने में कोई भी हार्श कंडीशन, क्योंकि प्लांट इज समथिंग दैट इज स्टेशनरी। वो कोई भी हार्श कंडीशन में, आंधी तूफान में उठ के अंदर जा नहीं सकता, हमें तो शेल्टर मिल जाएगा, प्लांट ऐसा नहीं कर सकता। तो प्लांट को इस एडिशनल कवरिंग की ज़रूरत होती है, जिसको अपन बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट में भी होती है, फंगी में भी होती है, तो दोनों स्टेशनरी है। अब तो बोलोगे बैक्टीरिया तो स्टेशनरी नहीं होती, पर उसमें क्यों है? बैक्टीरिया स्टेशनरी नहीं है, बैक्टीरिया मूव करता है, मगर वो भी एक्सट्रीम कंडीशन में रहता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, बहुत ही लोअर टेम्परेचर में या बहुत ही हाई टेम्परेचर में पाया जाएगा, ठीक है। तो जनरली इसके अंदर भी क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फ्रीली परमिएबल होती है, अलाउ करती है, ठीक है, किस चीज़ का मूवमेंट, गैसेस का मूवमेंट और वाटर का मूवमेंट, ठीक है। अब आते हैं एक और टॉपिक पे जो है वैक्यूल, और इसी के साथ मैं तुम्हें थोड़ा सा बताने वाली हूँ एंडोसाइटोसिस के बारे में, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी बुक के अंदर दे रखा है। अमीबा के पास वैक्यूल होती है, ठीक है। वैक्यूल कौन सी होती है अमीबा के पास? वो होती है फूड वैक्यूल, ठीक है। ये देख रहे हो ना, ये क्या है? दिस इज योर फूड वैक्यूल। अमीबा फूड को कैसे इनगल्फ करता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, जिसको अपन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं। लेट्स से तुम्हारा अमीबा है, कोई भी फूड पार्टिकल आया तो इसके पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर वॉल, बड़ी फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का फॉर्मेशन करती है, जिसको अपन बोलते हैं सूडोपोडिया। और सूडोपोडिया की वजह से ये इस फूड वैक्यूल को ले लेती है अपने अंदर। जब ये फूड वैक्यूल को अपने अंदर लेती है तो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको अपन बोलते हैं फूड वैक्यूल। फिर ये फूड वैक्यूल आपकी एमीबा के अंदर जाती है, अंदर एमीबा की बॉडी के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, उससे जाके मर्ज हो जाती है, वो लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करते हैं और इस खाने का डाइजेशन हो जाता है। जो ये प्रोसेस है जो कि अमीबा यूज़ कर रहा है फूड आइटम्स को अंदर लेने के लिए, ठीक है, हो क्या रहा है, देखो फूड आइटम आया, सबसे पहले वो जाके किससे एनकाउंटर हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, फिर वो फूड पार्टिकल अमीबा की बॉडी के अंदर चला जा रहा है। अब होता क्या है, जो ये प्रोसेस हुआ है कि भैया फूड पार्टिकल आया, बॉडी के अंदर गया, फिर अमीबा की बॉडी के अंदर चला गया, इसको अपन बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। दैट इज समथिंग इज गोइंग इनसाइड, एंडो,
ठीक है। और एंडोसाइटोसिस में भी एक पर्टिकुलर टर्म होती है जिसको अपन बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। तो इसको जो ये फूड पार्टिकल अंदर गया दैट इज़ वाया द प्रोसेस जिसको अपन फेगोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये अमीबा के अंदर देखा जाता है, बुक के अंदर दे रखा है तो आपको पढ़ना है। अगर यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस होता तो एक्सोसाइटोसिस में चीज़ें बाहर जाती हैं, और जो चीज़ें बाहर जा रही हैं जैसे क्या, जैसे सेल के अंदर एंजाइम बनी, हार्मोन बने, उनको सेल से बाहर जाना है, कैसे जाएंगे? एक्सोसाइटोसिस की हेल्प से। दोबारा क्या होता है, सेल के अंदर वेसाइकल्स बनती हैं, वो जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ होती है। जैसे एंजाइम बनी सेल के अंदर, वो कहाँ जाएगी? सबसे पहले वो बनाएगी, लेट्स से दिस इज योर सेल, कोई सेल के अंदर एंजाइम बनी, ये एंजाइम चली जाएगी सबसे पहले किसके अंदर? तुम्हारी एक वेसाइकल के अंदर। ये वेसाइकल जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अगेन फ्यूज़ कर जाएगी और सेल के बाहर चली जाएगी। डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में, जिससे नहीं देखा है अभी वीडियो पॉज करो और देख के आओ, ठीक है। यहाँ मैं बस तुम्हें ये समझाना चाह रही थी कि एंडोसाइटोसिस की जिस पे भी जो एक टर्म होती है फेगोसाइटोसिस, उससे जो अमीबा है फूड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स को अपनी बॉडी के अंदर लेता है, ठीक है। तो वैक्यूल ऐसा ही नहीं है कि तुम्हारी केवल प्लांट में और एनिमल में पाई जाती है, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और अलग तरीके की वैक्यूल, जैसे फूड वैक्यूल तुम्हारी अमीबा के अंदर भी पाई जाती है, ठीक है। अब वैक्यूल के साथ साथ आपका सेल वॉल जो है, सेल वॉल के थोड़े से फंक्शंस अपन कर लेते हैं। सेल वॉल की अगर मैं बात कर रही हूँ, सेल वॉल पढ़ रहे थे ना, सेल वॉल की अगर मैं बात करती हूँ तो सेल वॉल क्या है? एक शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है सेल को, स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रही है, विथस्टैंड कर रही है भैया कोई भी हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, एरा गैरा नट्टू गैरा डिजीज कॉजिंग पैथोजन उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। सेल वॉल की स्टिफ प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट है, सेपरेट कर रही है सेल के अंदर वाले एनवायरमेंट को बाहर वाले एनवायरमेंट से, ठीक है। विद दैट ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रही है सब्सटेंसेस के सेल के अंदर टू सेल के बाहर। एक और प्रोसेस है, ये रेगुलेट कर रही है ऑस्मोसिस के प्रोसेस को भी। ऑस्मोसिस होता है ना प्लांट के अंदर, ठीक है, हाई टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट कैसे हो रहा है पानी का, वाटर का मूवमेंट होता है ना प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर पानी लेता है ना प्लांट, ऑस्मोसिस के थ्रू लेता है, ठीक है। तो ये उसको भी रेगुलेट करती है, ओके। अब आ जाता है अपने लास्ट पार्ट पे जो तुम्हारी किताब में दे रखा है, इसी के बाद अपना चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। वो है तुम्हारा सेल डिवीजन। मेरे बच्चों, एक पेरेंट सेल 2 सेल में डिवाइड कर रही है, इसे अपन बोलते हैं सेल डिवीजन। जमी देसी भाषा में बोला है मैंने, ठीक है। एक सेल 2 सेल में जब डिवाइड हो जाती है उसको अपन बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कब होता है? या तो सेल को करना है ग्रो, ठीक है, उसको अपना बढ़ना है, या कोई सेल डैमेज हो गया उसको रिप्लेस करना है, या कोई सेल इंजर्ड हो गई उसको क्या करना है? रिप्लेस करना है। तो सेल डिवीजन उस केस में देखा जाता है 2 तरीके से होता है, माइटोसिस, मियोसिस। बहुत काम आएगा ये 11th में, नीट में, अभी क्लियर करके जाना कंसेप्ट। 2 टाइप का होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस की अगर मैं बात करती हूँ तो ये एक तरीके का होता है तुम्हारा इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन से अपन क्या समझते हैं? यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं, देखो एक ना सेल होती है, ठीक है, सेल है के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जब सेल डिवाइड करने वाली होती है तब तुमको दिखता है क्या? क्रोमोसोम, ठीक है। तो जो ये क्रोमोसोम होते हैं ना, ये क्या कर रहे हैं? ये तुम्हारे यही इन्हीं के थ्रू, जैसे अगर मैं क्रोमोसोम को तुम्हें निकाल के दिखाऊं ना, तो ये जो क्रोमोसोम है इनके पास क्या होता है? हर क्रोमैटिड के पास कुछ वो होते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं जिनको अपन डीएनए बोलते हैं। और डीएनए के पास होते हैं क्या? जीन्स, जो कि कैरेक्टर्स कैरी करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे, ठीक है। देखो अभी मैं तुम्हें ना थोड़ा सा ये चीज़ बता ही देती हूँ, ठीक है। जस्ट अपन रुकते हैं यहाँ पे। ओहो, देखो एक चीज़ खोलो तो सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। कहाँ गई भैया आपकी पीपीटी? पीपीटी 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 पीपीटी, ये रही। सो वी आर बैक टू द पीपीटी, ठीक है। एक चीज़ तुमको मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ उसी से रिलेटेड, ठीक है। देखो इस वाले डायग्राम पे आओ, ये तुमको न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर का क्या है भैया? ये जो न्यूक्लियस अगर तुम इसको निकाल के देखोगे ना, ठीक है, ये बना होता है तुम्हारी डबल मेम्ब्रेन से, ठीक है। क्या? 2 मेम्ब्रेन होती है। आई थिंक मैंने तुम्हें ये चीज़ बताई भी नहीं है। 2 मेम्ब्रेन होती है। जब भी सेल डिवाइड करने वाली होती है तुमको इसके अंदर क्रोमोसोम विजिबल होते हैं। जो ये क्रोमोसोम होते हैं ये कंटेन, इनके पास क्या है? देखो एक ही क्रोमोसोम है,
इसके एक इस पार्ट को अपन बोलते हैं क्रोमैटिड, दूसरे वाले पार्ट को भी क्रोमैटिड बोलते हैं। इस क्रोमोसोम के अंदर तुम्हारे क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। डीएनए का नाम तो सुना है ना सबने। अब इस डीएनए को बाहर निकालोगे, इसके जो स्ट्रक्चरल सेगमेंट है वो होते हैं तुम्हारे जीन्स। ये सब मैं न्यूक्लियस की बात कर रही हूँ। और जीन से तुम्हारे कैरेक्टर्स कैरी करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे। विद दैट इस न्यूक्लियस की 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। कुछ पोर्स भी होते हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, यहाँ। एक चीज़ और बताऊंगी, जब सेल डिवाइड करती है ना तभी तुम्हें क्रोमोसोम विजिबल होते हैं, वरना एक टेंगल्ड मास की तरह चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जिसको अपन बोलते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, तो इनिशियली तुम्हें न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन पड़े दिखेंगे, मगर जब सेल डिवाइड करने वाली होगी, बी इट बी माइटोसिस, बी इट बी मियोसिस, तुमको क्या विजिबल होगा, तुमको विजिबल होंगे क्या चीज़ मेरे बच्चों, क्रोमोसोम। तो यहाँ से तुमने न्यूक्लियस का थोड़ा सा मैंने पार्ट पढ़ा दिया जो रह भी गया था अपना। ठीक है, चलो अब जो कि तुमने न्यूक्लियस समझ लिया है, अब अपन चलते हैं कहाँ, वही तुम्हारे क्या, सेल डिवीजन पे। तो सेल डिवीजन जो मैं समझा रही थी, मैंने तुम्हें बताया था कि 2 तरीके का होता है, माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है। माइटोसिस एक तरीके का क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन से अपन क्या समझते हैं कि जो क्रोमोसोम है वो इस डिवीजन के टाइम पे क्या होंगे, हाफ नहीं होंगे। अगर मैं बात करती हूँ मियोसिस की, मियोसिस एक तुम्हारा रिडक्शनल डिवीजन है, क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। डरना मत, पढ़ाऊंगी सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी, एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लो। देखो, जब भी कभी सेल डिवाइड करती है, मैं जब तुमसे बातें कर रही हूँ अभी, ये तुम्हें जो लेक्चर समझा रही हूँ, इसी दौरान कितनी सेल हमारी बॉडी में मर गई होंगी और कितनी नई बनी होंगी। तो सारी सेल अपार्ट फ्रॉम योर रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल कौन सी हो गई, मेल्स के अंदर हो गई तुम्हारे स्पर्म और फीमेल के अंदर हो गई तुम्हारी ओवा। अपार्ट फ्रॉम दिस 2 रिप्रोडक्टिव सेल, सारी सेल डिवाइड करती है माइटोसिस से। और इनको अपन ऑल द सेल्स रिगार्डलेस ऑफ योर रिप्रोडक्टिव सेल, वो होती है तुम्हारी सोमैटिक सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स सिर्फ यही है, बाकी सारी जो सेल है वो है सोमैटिक सेल्स। तो सारी ही सेल्स बॉडी के अंदर कैसे डिवाइड कर रही है बच्चों, वो डिवाइड कर रही है तुम्हारी माइटोसिस से। मगर मियोसिस इट इज़ अ काइंड ऑफ इक्वेशनल डिवीजन। जब भी कभी स्पर्म और ओवा बनता है, चाहे बीट बी और मेल बॉडी, बीट बी और फीमेल बॉडी, जब तुम्हारी रिप्रोडक्टिव सेल बनेंगी तब वो बनती है मियोसिस के थ्रू। अब मियोसिस के थ्रू जो क्रोमोसोम होते हैं ना, जनरली एक बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। जब भी मियोसिस हो रहा होता है, ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये होते हैं हाफ। और मियोसिस होगा कब, पक्का रिप्रोडक्टिव सेल बन रही होगी। ठीक है, ये हाफ क्यों हुआ, ये आप इसलिए हुआ, लेट्स से कोई स्पर्म बन रहा है, स्पर्म के अंदर क्या हो रहा है, ये क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जा रहा है। ऐसे एक ओवा बना, ओवा के अंदर भी ये क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज ही तो करते हैं और फ्यूज करके बनाते हैं जाइगोट। अगर ये क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हो पाता तो क्या वो अपने पेरेंटल इंटीग्रिटी को मेंटेन कर पाता। पेरेंट्स के पास 46 थे, ठीक है, जाइगोट के पास भी तो 46 होगा ना जब इन्होंने कंबाइन करा। अगर ये क्रोमोसोम हाफ नहीं हुए होते तो क्या ये चीज़ मेंटेन हो पाती। 46 कितने बन जाते हैं यार तुम्हारे, है ना, कंबाइन करके। तो मियोसिस क्या कर रहा है, इंश्योर कर रहा है कि भैया पेरेंटल टाइप में 23 थे, पेयर थे, 46 थे, तो यहाँ भी जो जाइगोट बन रहा है उसमें भी 46 ही होने चाहिए, तभी यहाँ पे मियोसिस देखा जाता है। अब तुम्हें प्लीज़ ध्यान से 2 मिनट के लिए सुन लेना, ये मैं तुम्हें डायग्रामेटिक बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 मिनट बस ध्यान से सुन लेना। पहला वाला डायग्राम है माइटोसिस का, दूसरा वाला डायग्राम है तुम्हारा मियोसिस का। माइटोसिस में मैंने तुम्हें अभी तक क्या बताया कि ये होता है तुम्हारा सोमैटिक सेल्स में, ऑल द सेल्स अपार्ट फ्रॉम योर रिप्रोडक्टिव सेल्स, उनमें माइटोसिस हो रहा होगा। माइटोसिस होता कैसा है, सबसे पहले एक होती है पेरेंट सेल। लेट्स से कोई मसल सेल है, उसमें कोई डैमेज हो गया, उसको रिप्लेस करना है सेल को। तो सेल क्या करेगी, सबसे पहले सेल क्या करती है, अपना डीएनए करती है रेप्लिकेट। और डीएनए कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम में। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम डिवाइडिंग स्टेज में दिखता है। इस क्रोमोसोम के पास डीएनए होता है, डीएनए के पास स्ट्रक्चरल सेगमेंट होता है जिनको अपन जीन्स बोलते हैं। तो ये जो डीएनए है ये सबसे पहले क्या करता है, रेप्लिकेट से क्या समझ रहे हैं, ये अपनी जैसी एक और कॉपी बना लेगा। यहाँ पर तुम देख रहे हो एक ब्लू है एक ग्रीन है, डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है। यहाँ पर 2 ब्लू और 2 ग्रीन विजिबल हो गए, डीएनए करा रेप्लिकेट। डीएनए रेप्लिकेट करने के बाद सेल करेगी डिवाइड। ठीक है, और जब सेल डिवाइड करती है तो आपको मिलती हैं 2 डॉटर सेल। तो अब तुम ये देखो, माइटोसिस में स्टार्टिंग में पेरेंट सेल के पास एक ब्लू था और एक ग्रीन था, और जब राइट में जो तुम्हारी डॉटर सेल बनी है इनमें भी एक ब्लू है एक ग्रीन है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि अपने पेरेंट की तरह बिल्कुल सेम दिख रही है।
और क्रोमोजोम भी इसमें सेम है, क्रोमोजोम भी तुम्हारे हाफ नहीं हुए हैं, सेम है। यहाँ पे भी एक कॉपी थी, यहाँ पे भी एक है, ठीक है, तुमको क्रोमोजोम भी सेम ही दिख रहे हैं, है ना। तो माइटोसिस में क्या होता है, पहली बात तो मैंने बोला कि ये उन सारी सेल्स में हो गया अपार्ट फ्रॉम योर रिप्रोडक्टिव सेल, क्रोमोजोम नंबर सेम रहते हैं, जितने पेरेंट में उतने डॉटर सेल में, और डॉटर सेल भी तुम्हारी 2 बन रही हैं, ठीक है। और बनती कैसे, प्रोसेस होता है पूरा, तुम 11th में पढ़ोगे। अब आते हैं मियोसिस पे। स्टार्टिंग किससे होगी तुम्हारी, अगेन पेरेंट सेल से ही होगी। पेरेंट सेल मतलब जो डिवाइड करेगी, ठीक है। तो एक पेरेंट सेल है, इसको करना है डिवाइड। प्रोसेस पहला वाला सेम है, डीएनए कर रहा है रेप्लिकेट, ठीक है। बट मियोसिस में क्या हो रहा है, ये मियोसिस तुम्हारी इसमें हो रहा होगा रिप्रोडक्टिव सेल्स में। मियोसिस में क्या हो रहा है, सेल कर रही है डिवाइड, ठीक है। अब जब यहाँ पे सेल डिवाइड कर रही है ना, तो क्रोमोजोम हो जा रहा है हाफ, ठीक है। देखो यहाँ पे जब डीएनए रेप्लिकेट हुआ है, 2 रेड 2 वाइट हैं। यहाँ पे जब मियोसिस हुआ है, ओनली 1-2 रेड अलग अलग चले गए, दोनों वाइट अलग अलग चले गए, चले गए नहीं चले गए, क्रोमोसोम चले गए ना अलग अलग। विद दैट ये तुम्हारे हाफ भी हो गए, क्या हो गए, हाफ भी हो गए, ठीक है। जनरली इनिशियली पेरेंट सेल में देखो कैसे थे, एक रेड और एक वाइट, पेयर था नहीं था। यहाँ पे ये हो गए हाफ। और हाफ क्यों हुई, मैंने तुम्हें बताया मियोसिस में हाफ होते हैं, क्योंकि फिर अगेन क्या होना है, फ्यूजन होना है, फ्यूजन के बाद मतलब जाइगोट बनना है, तो जाइगोट में वो चीज़ मेंटेन होनी चाहिए लाइक द पेरेंट, ठीक है। तो मियोसिस के अंदर क्या होता है, तुम्हारे ग्रेड पे तुम्हें इतना ध्यान रखना है, माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते, सेम रहते हैं। उनमें देखा जाता है जब सेल को रिप्लेस करना है किसी ओल्ड डेड सेल को, ठीक है। 2 डॉटर सेल इसके अंदर बनती है। मियोसिस अनलाइक क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखा जाता है, प्रोसेस ऐसा होता है कि भैया डीएनए रेप्लिकेट करेगा, मगर इसके अंदर पहला डिफरेंस ये है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। विद दैट आपकी 4 सेल्स डॉटर सेल्स बनती है, यहाँ आपकी 2 बन रही थी, ठीक है। विस्तार से प्रोसेस पढ़ोगे बट 11th में पढ़ोगे, अभी तो तुम्हारे ग्रेड में दे रखा है, उसके रिस्पेक्ट में तुम्हें इतना ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी डिफरेंस में पूछ लिया जाता है। तो माइटोसिस, इसकी भी डिटेल वीडियो वैसे मैं बना चुकी हूँ। माइटोसिस इट इज़ अ टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जिसमें सारी की सेल सेल डिवाइड कर रही है वो ग्रोथ के लिए कर रही है। मियोसिस में क्या कर रही है, मियोसिस में रिप्रोडक्टिव सेल्स बन रही हैं, और रिप्रोडक्टिव सेल्स के थ्रू तो तुम्हारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रहे हैं। विद दैट मदर सेल्स डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बना रही है, मगर मियोसिस में क्या हो रहा है, 4 सेल्स बन रही है। उसके बाद जो डॉटर सेल है उनके पास क्या है, क्रोमोसोम नंबर सेम है लाइक द पेरेंट। मियोसिस में क्या है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, ठीक है। अब जो माइटोसिस है, इससे क्या हो रही है, ग्रोथ और रिपेयर हो रही है। मियोसिस से क्या हो रहा है, तुम्हारी गैमीट्स बन रहे हैं। ये है तुम्हारा माइटोसिस और मियोसिस। घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। एक फटाफट से 1 मिनट में रिवाइज करवा दे रही हूँ। माइटोसिस मियोसिस 2 तरीके के सेल डिवीजन होते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर देखे जाते हैं। अगर तो बन रही है रिप्रोडक्टिव सेल जैसे ओवा और स्पर्म, तो मियोसिस हो रहा होगा। अगर तो बन रही है तुम्हारी कोई और सोमैटिक सेल, जैसे लेट्स से योर मसल सेल, कोई डैमेज हो गई है, तुम्हारी हाथ की कोई सेल डैमेज हो गई है, फिर कोई पैरों में कोई मसल डैमेज हो गई है, तो अल्टीमेटली कोई भी सेल से तो बना है ना, अल्टीमेटली कोई भी टिश्यू है, कुछ भी है, ठीक है। तो अगर कोई सेल डैमेज हो गई, सेल को ग्रो करना है, तो वो माइटोटिकली डिवाइड करेगी। जब माइटोसिस वाला डिवीजन होता है तो ये एक तरीका इक्वेशनल डिवीजन होता है। तुम्हारे क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते। क्रोमोसोम हाफ क्यों होंगे, इनको कोई जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी ट्रांसफर करने हैं। सो देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ कि क्रोमोसोम नंबर हाफ करवाया जाए, इसमें कोई क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते हैं। बट मियोसिस में होते हैं क्योंकि उन्हें रिप्रोडक्टिव सेल्स बना रही है, कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है। एक डिफरेंस और है, माइटोसिस के अंदर 2 डॉटर सेल बनती हैं, केवल 1 से 2 बनेंगी। मियोसिस के अंदर 4 बनती हैं, ठीक है। तो 4 डॉटर सेल्स देखी जाती है मियोसिस में। विस्तार से पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे, जितना तुम्हारे लिए रेलिवेंट था मैंने बता दिया है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। तो हमने स्टार्टिंग में सेल की डेफिनेशन पढ़ी थी, डिस्कवरी पढ़ी, फिर मैंने तुम्हें सेल का और रिलेटेड डिस्कवरी बताई थी, तुम्हारे ऑरेंज बॉक्स में दे रखी हैं। फिर मैंने तुम्हें ये समझाया कि भैया सेल होती है, उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। एक एक सेल ऑर्गेनल हमने स्ट्रक्चर और फंक्शन के साथ पढ़ा है। हमने डिफरेंसेस पढ़े यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में और तुम्हारे प्लांट्स और एनिमल सेल में। फिर थोड़ा सा न्यूक्लियस वाला पार्ट रह गया था, वो भी मैंने तुम्हें थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद हमने लास्ट में कवर करा तुम्हारा माइटोसिस। और एक चीज़ खत्म होने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी, जो तुम्हारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होते हैं, इनका जो अपन डिफरेंस करते हैं ना, ये अपन न्यूक्लियस के बेसिस पे ही करते हैं। तो न्यूक्लियस के बेसिस पे क्यों करते हैं, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन प्रेजेंट नहीं होता, बट यूकैरियोटिक में होता है। थोड़ा सा छूट गया था ये लाइन बताना, तो मैंने सोचा एंड में बता दूँ, ठीक है। तो उम्मीद है ये 1 शॉट ज़बरदस्त तरीके से हेल्प करेगा आपको, है ना, एग्जामिनेशन के अंदर। मैंने कोशिश करी है कि कुछ भी छूटे ना, चाहे 1 शॉट रिवीजन है बट कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, जो है टिश्यूज़। टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, है ना।
फिर एक्सरसाइज करेंगे, इंटरनल क्वेश्चंस करेंगे, फिर असर्शन रीजन करेंगे, एमसीक्यू करेंगे और लास्ट में वन शॉट बनाऊंगी मैं, ठीक है। सो इसी के साथ वीडियो करती हूँ मैं ख़त्म। पक्का से लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।